नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने संकल्प बैच की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 04। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ आर्टिकल का चैप्टर। जो भी चैप्टर मैं कवर कर रहा हूँ वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और सीक्वेंस से आपको सही से समझ में आ जाएगा। आज का लेक्चर 3 बजे से हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए क्योंकि रात भर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। जब मैंने लेक्चर इसे स्टार्टिंग में प्लान किया था तो एक लेक्चर और 50 क्वेश्चन के साथ आर्टिकल का चैप्टर मुझे खत्म करना था, क्योंकि 2004 से लेके 2020 तक सिर्फ 91 क्वेश्चन आर्टिकल के चैप्टर से पूछे गए थे। 2020 से लेके 2024 के जब क्वेश्चन का कलेक्शन देख रहा था, मैं पूरी रात भर बैठकर देखा है मैंने, तो तकरीबन 110 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 से लेके 2004 के बीच में। मतलब आर्टिकल के चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन बना दिए गए हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन आपका बन गया है वो तकरीबन 200-210 क्वेश्चन के आसपास 2004 से लेके 2024 तक आपके क्वेश्चन के कलेक्शन बना दिए गए हैं। तो इत्मीनान से मेरी सीरीज को शिद्दत से और सही से फॉलो कीजिएगा। क्लास को और आगे ले चलने से पहले मैं थोड़ी बातें जो बताता हूँ वो बता दूं। ये हमारा चौथा लेक्चर है। इसके पहले जो हम कंप्लीट कर चुके हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं नाउन का चैप्टर। इसमें हम लोगों ने 120 क्वेश्चन किए हुए थे। ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट है, पूरा हो गया है। इसके बाद प्रीपोजिशन के चैप्टर में 3 लेक्चर डिलीवर करना है। एक लेक्चर इसका डिलीवर कर चुका हूँ। आज मैं जो कवर करने जा रहा हूँ वो आपके आर्टिकल का चैप्टर कवर करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे लेक्चर प्लान में देखेंगे तो सिर्फ इसमें 50 क्वेश्चन था और सिर्फ एक क्लास थी। अभी अगर मैं एक क्लास आपको आज की डिलीवर कर दूं ना तो आप बाकी के क्वेश्चन ऑटोमेटिकली लगा लोगे, लेकिन कुछ छूटा ना रह जाए, ऐसा हो कि इतने सारे अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं एक लेक्चर इस पे कोशिश करूंगा कि और ले लूं। तो इसमें टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो मैं आपको सीट में 200 क्वेश्चन देने वाला हूं। सबसे पहले मैं वो 200 क्वेश्चन की सीट जो है दिखा देना चाहूंगा। आप एक बार उसे सही से देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये बात है जो सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये है, ये सीट है आपकी। ये पूरी देखेंगे तो दो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये 2024 से स्टार्ट होके 2024 ये पूरा का पूरा है, सीरीज से स्टार्ट करके बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन रिसेंट के पिक कर दिए हैं, सारे के सारे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छोड़ा है। इसको आप आसानी से 40-45 मिनट की प्रैक्टिस से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आज का लेक्चर इत्मीनान से धीरे धीरे आराम से अटेंड कीजिएगा, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप खुद ही लगा लोगे। तो चलो हम बात करते हैं हम आज के अपने लेक्चर पे कि आज के अपने इस लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं। जिन बच्चों को ये जानकारी ना हो कि ये संकल्प बैच की पीडीएफ कहाँ मिलती है, तो संकल्प बैच की जो पीडीएफ है वो मिलती है माई पाठशाला टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पिन हो जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें भी उसका लिंक डल जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है क्लास के पब्लिश होने से जस्ट 15 मिनट के बाद जो है टेलीग्राम पे डिलीवर कर दी जाती है, आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। दूसरी चीज़ है कि ये जो है, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप डबल कॉलम की पीडीएफ दिया कीजिए। एक्चुअली मैं डबल कॉलम की पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ दोनों दे रहा हूं ताकि किसी बच्चे को किसी तरीके से परेशानी ना हो। किसी बच्चे को सिर्फ डबल कॉलम की पीडीएफ से सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस या रिवीजन कर सकता है, किसी को एनोटेशन वाली पीडीएफ चाहिए, तो मैं दोनों साझा कर रहा हूं। जितना मेहनत कोई पेड बैच में नहीं करता उतना मेहनत मैं इस संकल्प बैच में कर रहा हूं ताकि मैं आपके कम से कम में 40 से ऊपर स्कोर रख पाऊं। और अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हो, सही से इस पूरे पीडीएफ को, इस पूरे क्लासेस को अगर एक्सेस करते हो तो आप 50 में 50 भी स्कोर करके आ सकते हो। सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी मेहनत करते हो। तो चलो आगे चलते हैं। और इस क्लास का टाइम है, आज की क्लास डिले हो सकती है, हो गई हो क्योंकि संडे है, तो एक रीजन ये भी हो सकता है ये 3 बजे के बजाय जो है ये हो सकता है 3:30 बजे के आसपास पब्लिश हो। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे अगर मैं समय देख के बताऊँ तो इस वक्त बज रहा है लगभग 2 बजने में जो है 8 मिनट बाकी है। मतलब मेरे पास अभी टाइम है 1 घंटे का। ये लेक्चर 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा तो 3 बजे तक ये क्लास रिकॉर्ड होगी। उसके बाद 3 बजे से जब हम अपलोड करना चालू करेंगे तो 15-20 मिनट लगता है अपलोड करने में, उसे पब्लिश करने में, तो 3:30 बजे के आसपास तक आपको ये क्लास मिल जाएगी। तो चलो बात करते हैं आज की इस क्लास की। आज हम आर्टिकल बात करेंगे। मैंने एक नया पैटर्न बनाया है जिससे मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। जैसे पूरा का पूरा आर्टिकल का जो चैप्टर है उसका जो थ्योरी का सेक्शन है वो सिर्फ 2 पीपीटी पे मैंने समअप किया है और मैं इन्हीं 2 पीपीटी के, इन 2 स्लाइड के माध्यम से आपको पूरा आर्टिकल का चैप्टर पढ़ा दूंगा। सबसे पहले अगर आप मेरी इस स्लाइड को ध्यान से देखोगे तो इस स्लाइड में मैंने कुछ पैटर्न बनाया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और दूसरे अगर पेज पे जाओगे तो नंबर 6, नंबर 7 शायद मिसिंग है तो 6-7 कर लेना। तो टोटल 6-7 पैटर्न का बनता है। एक अगर मिसलेनियस ले लो तो टोटल 8 पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे, 8 पैटर्न के। तो आर्टिकल के चैप्टर से बनने वाले जो क्वेश्चन के पैटर्न हैं उनको डिकोड करना आपको सीखना पड़ेगा, जो मेरे इस सीरीज का मेन मुद्दा है। चाहे वो नाउन का चैप्टर हो, उसमें मैंने आपको पूरा पैटर्न डिकोड करके सिखाया कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल के चैप्टर में भी मैं सेम पैटर्न के हिसाब से आपको ये बताने वाला हूं कि आर्टिकल में किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं, उनको कैसे डिकोड करोगे। लेकिन सबसे पहले आर्टिकल की थोड़ी बेसिक समझना बहुत जरूरी है। देखो आराम से पढ़ाऊंगा तो आप लोग थोड़ा रुक
के जाइएगा, भाग भाग मत जाइएगा, चाहिए तो जो है 1.2x पे लगा लीजिएगा, लेकिन एक बार सुन लीजिए, थोड़ी देर ही कहानी सुनाऊंगा। अगर मैं बात करूं आर्टिकल की, तो आर्टिकल की जो बेसिक डेफिनेशन है, आर्टिकल आता किसके लिए, सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आर्टिकल सेंटेंस के अंदर आता है सिर्फ इस बात के लिए कि उसको नाउन के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देनी है, नाउन के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। आर्टिकल सेंटेंस में आता है कि उसको उसको नाउन के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन कैसी होती है, नाउन के विषय में वो दो तरीके का एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। वो ये बताता है कि जो आपका नाउन है वो डेफिनिट है या फिर वो जो नाउन है वो आपका इनडेफिनिट है। सेंटेंस में जो नाउन का इस्तेमाल किया गया है वो डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। डेफिनिट बात बोले तो डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। आम बोलचाल की भाषा में इसे समझोगे तो ऐसा जो नाउन है वो ऑलरेडी नोन हो, एक ऐसा नाउन जो ऑलरेडी नोन हो। मतलब अगर हम सेंटेंस में किसी चीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक होता है सेंटेंस बोलने वाला, दूसरा होता है सेंटेंस सुनने वाला। तो जब सेंटेंस सुनने वाला जो लिसनर होता है, आपका जो लिसनर होता है, अगर इसको नाउन के विषय में जानकारी है, इसको नाउन के विषय में जानकारी है, अगर ऐसा हमको बताना है, तब हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, या यूं कह दो कि हम उसे डेफिनेट सेंस में उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हमारा जो स्पीकर है जिसको नाउन के विषय में जानकारी ना हो, हम नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उस स्थिति में हम बोलते हैं कि जो हमारा नाउन है वो क्या है, नाउन हमारा इनडेफिनिट है, और इसके लिए जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आर्टिकल देने के लिए आता है। और वो आर्टिकल जो होता है जो नाउन के विषय में ये जानकारी देता है कि ये नाउन भैया हमारी अनिश्चित है। जो लिसनर है उसको नाउन के विषय में कोई जानकारी नहीं है, तो जिस आर्टिकल से हम ये इंफॉर्मेशन देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो नाउन की इंडेफिनिट अवस्था बताने के लिए हम इंडेफिनिट टाइप का जो है इंफॉर्मेशन देते हैं। और जो अगर हम बात करें नाउन की, अगर नोन जानकारी हो, ऑलरेडी लिसनर को जानकारी हो, तो उसकी डेफिनेट अवस्था हम बताने की कोशिश करते हैं नाउन की। ये इसकी इंडेफिनिट और डेफिनिट अवस्था है। अब दूसरी बात यह है कि आर्टिकल टोटल 3 तरीके के होते हैं। मुझे लगता है कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। आर्टिकल टोटल जो है 3 होते हैं, ए, एन और द। आर्टिकल जो द होता है ये आपका क्या होता है, आर्टिकल जो द होता है ये आपका डेफिनेट होता है। आर्टिकल द ये आपका डेफिनेट होता है। आर्टिकल द आपका डेफिनेट होता है। आर्टिकल ए और एन जो होता है आपका, आर्टिकल ए और जो एन होता है वो इनडेफिनेट होता है। इनडेफिनेट होता है। जब मैं बेसिक डेफिनेशन समझा रहा हूं तो बेसिक डेफिनेशन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, इस वजह से बेसिक डेफिनेशन समझाने में मैं टाइम ले रहा हूं। अब जो बात याद रखने वाली है वो बात कुछ आपको ऐसे याद रखनी है। आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कब करोगे, आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल अब तब करोगे जब सेंटेंस के अंदर नाउन हो और नाउन के लिए ही इस्तेमाल करोगे। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल ए और एन इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आर्टिकल दा का इस्तेमाल भी कब करोगे, जब सेंटेंस के अंदर नाउन हो। अगर नाउन नहीं हो तो आर्टिकल दा का भी इस्तेमाल नहीं करोगे। तो आर्टिकल आता कब है, सेंटेंस के अंदर नाउन हो। तो नाउन के विषय में ही अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने के लिए आता है कि नाउन निश्चित है या नाउन अनिश्चित है। नाउन की अगर निश्चितता बताना हो तो हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। नाउन की अगर अनिश्चितता बताना हो या नाउन को इंट्रोड्यूस करना हो तो हम उसको आर्टिकल ए एन के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसकी इंडेफिनिट अवस्था बताते हैं, ठीक है। या इंट्रोड्यूस करना हो, अनिश्चित हो या नाउन को इंट्रोड्यूस करना हो तो हम आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। यहां से एक रूल मैं पैराजंबल में सिखाता हूं, मैं एक बार उसको हल्का सा हिंट दे देता हूं कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा है कि आपके ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। अगर ऑप्शन ए में जो है ए और एन का इस्तेमाल करके नाउन दिया है और दूसरे में आर्टिकल दा के साथ नाउन दिया है, तो आर्टिकल ए और एन वाले के साथ जो नाउन है, जो ऑप्शन है वो पहले आएगा, आर्टिकल दा वाला वो बाद में आएगा। ये यहीं से निकल के आता है जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब बात ये आती है कि हमें नाउन सेंटेंस के अंदर पहचानना है कि कब वो डेफिनिट होती है, कब इनडेफिनिट होती है। क्योंकि जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं उसमें आपको सेंटेंस को पढ़ के ये पहचानना होता है कि यहाँ पे नाउन की डेफिनिट अवस्था बतानी है या नाउन की इनडेफिनिट अवस्था बतानी है। तो 1 बाय 1 समझेंगे। सबसे पहले हम इनडेफिनिट अवस्था की तरफ चलेंगे क्योंकि हमने इसको नंबर 1 दिया है। तो सबसे पहले हम इसको सीखेंगे, फिर सीक्वेंस वाइज हम धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे। मोटा मोटा जो सार है वो यही है। जब हम बात करते हैं नाउन के इनडेफिनिट होने की, तो नाउन
इनडेफिनिट है, नाउन अनिश्चित है। नाउन को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम ए और एन के साथ उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ए और एन का जो मीनिंग निकलता है, वो इसका मीनिंग और सेंस निकलता है, वो एक निकलता है, वो एक निकलता है। अब मैं वापस से एक बार नाउन की क्लास रिपीट कराना चाहूंगा। जिन बच्चों ने नाउन की क्लास नहीं देखी, सबसे पहले वो क्लास नंबर 1 देखने जाए। क्लास नंबर 1 जब देखने जाओगे तो मैंने नाउन के विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था। मैंने नाउन, अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था नाउन कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। नाउन कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। जब हम नाउन की अनकाउंटेबल अवस्था की बात करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि जो अनकाउंटेबल है, जिसको गिन नहीं सकते हो, उसको 1 या उसको 10 दोनों में कुछ नहीं बोल सकते हो, तो जितना भी आपका अनकाउंटेबल आता है उसके साथ आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है। अब आ जाते हैं काउंटेबल में। काउंटेबल में बात करें तो एक कैटेगरी थी प्रॉपर नाउन की, दूसरी कैटेगरी अगर इसकी बात करें तो कलेक्टिव नाउन की थी, और तीसरी जो थी वो कॉमन नाउन की थी, कॉमन नाउन की थी, अगर आपको याद है तो यहां से एक बात आपको समझना है, क्या यहां से आपको एक बात समझना है कि जो आपका प्रॉपर नाउन था ये संख्या में क्या था, 1 था। तो जब प्रॉपर नाउन हम किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इसका ये मतलब है कि वो संख्या में 1 है। क्या है, वो संख्या में 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कलेक्टिव नाउन ऑलरेडी एक कलेक्शन होता है, कलेक्टिव नाउन ऑलरेडी एक कलेक्शन होता है, मतलब उसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं। तो हम इसके पहले आर्टिकल ए एन नहीं लगा सकते, क्योंकि आर्टिकल ए और एन जो है एक बताता है, तो इसके साथ भी हम आर्टिकल ए और एन नहीं लगा सकते हैं। फिर बात आते हैं कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन में 2 बातें थी, एक बात थी सिंगुलर, दूसरी बात थी प्लूरल, कि कॉमन नाउन आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं, कॉमन नाउन प्लूरल भी हो सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल ए और एन जो होता है वो एक को बताता है। तो कॉमन नाउन जो है जब सिंगुलर होगा तब इसके साथ ए और एन का इस्तेमाल करोगे, जब प्लूरल होगा तो इसके साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे मैं कहूं, मैं ए बॉय लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ए बॉय लिख सकता हूं, पर ए बॉयज नहीं लिख सकता हूं। क्या नहीं लिख सकता हूं, ए बॉयज नहीं लिख सकता हूं। इस बात पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कलेक्टिव नाउन पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, प्रॉपर नाउन पे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो अगर आपने नाउन का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आर्टिकल का चैप्टर तो फिर आसान है, क्योंकि मेनली नाउन जो आर्टिकल इस्तेमाल होता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो तो इस्तेमाल होता है आपके आर्टिकल के लिए। तो अगर आर्टिकल को अगर सीखना है अच्छे से तो नाउन अच्छे से सीखा हुआ होना चाहिए। तो जिस बच्चे को आर्टिकल नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब उसको नाउन सही से समझ में नहीं आया है, और नाउन पहले जाके सही से समझो। मेजर पॉइंट तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। जैसे ये चार्ट मैंने जो बताया था, अगर ये चार्ट मेरे प्यारे दोस्तों, ये अगर आपने रट रखा है, ये अगर आपने समझ रखा है, तो ये बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी। चलो ठीक है, यहां तक अगर बात हमारी समझ में आ गई हो तो मैं एक बात और बताना चाहूंगा। अगर ये बात समझ में आ गई हो कि चलो ठीक है, कि अगर कोई नाउन है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि हम इस्तेमाल करेंगे क्या, अगर कोई नाउन है हम इस्तेमाल करेंगे जो है आर्टिकल ए एन की बात कर रहे हैं, हम इंडेफिनिट अवस्था की बात करेंगे, इसकी आर्टिकल ए की और आर्टिकल एन की, दोनों है, तो कहाँ ए इस्तेमाल होगा, कहाँ एन इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, कॉमन नाउन को ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट में, कॉमन नाउन होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। तभी आप किसका इस्तेमाल करोगे, आर्टिकल ए का इस्तेमाल करोगे, आर्टिकल एन का इस्तेमाल करोगे। जैसे ही प्लूरल कॉमन नाउन मिलेगा आपको, जैसे ही प्लूरल कॉमन नाउन मिलेगा उसके साथ आप इस्तेमाल नहीं करोगे, सिर्फ इसके साथ इस्तेमाल करोगे। फिर बात आती है कब आर्टिकल ए इस्तेमाल करते हैं, कब आर्टिकल एन इस्तेमाल करते हैं। तो बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि आर्टिकल ए का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जब हमें कॉन्सोनेंट साउंड आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है, और एन का इस्तेमाल करते हैं जब हमें वॉवेल साउंड आता है, वॉवेल साउंड आता है। समझ में आई बात। लेकिन ये जो हम कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड देखते हैं, ये हिंदी के हिसाब से देखते हैं। किसके हिसाब से, हिंदी के हिसाब से देखते हैं, हिंदी के हिसाब से देखते हैं। अंग्रेजी के हिसाब से वॉवेल देखोगे तो क्या होता है, ए ई आई ओ यू, यही होता है, ए ई आई ओ यू। अब इसमें मैं बोलूं कि अगर मैं एच ओ यू आर लिख दूं तो कुछ लोग इसको हावर पढ़ते हैं, पर एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आवर। क्या होता है, आवर, आवर होता है। हिंदी के हिसाब से जो आ से लेके ज्ञ तक होता है, अ से लेके ज्ञ तक होता है, सॉरी आ से लेके अंग तक, ये जो साउंड होता है वो उसमें क्या होता है, वो वॉवेल साउंड होता है, वॉवेल साउंड होता है आ से लेके अ तक।
और कॉन्सोनेंट साउंड बात करें तो क से लेके ज्ञ तक जो साउंड आता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। समझ में आया? इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर ये आवर ले लिया आपने, ठीक है, तो आवर में ये एच देख के जो कॉन्सोनेंट है, अंग्रेजी के हिसाब से तो कॉन्सोनेंट है, पर हिंदी के हिसाब से आवर इसको पढ़ते हैं, हिंदी के हिसाब से आवर पढ़ते हैं, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, इसके साथ हम लगाते हैं एन, ना कि ए। अब बस ये जो छोटी सी बात है ना, ये पैटर्न 1 है। इस पैटर्न 1 पे जरा एग्जाम में देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस पैटर्न 1 पे जरा एग्जाम में देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन दिखाई देगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इन 1906 ए अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को। जब हम बात करते हैं अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक में ये जो ई है और अर्थ ही लिखते हैं, अर्थ ही लिखते हैं, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, किस तरीके का जो साउंड आ रहा है, ये आ रहा है वॉवेल साउंड। और अगर ये वॉवेल साउंड हो तो वॉवेल साउंड के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉवेल साउंड के साथ हम ए नहीं लगाते, वॉवेल साउंड के साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ पूछा गया है, दिल्ली पुलिस के एसआई के एग्जाम में पूछा गया हुआ है। जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए, टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड। जब हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो ये क्या है, ये जो यू है ये इंग्लिश के हिसाब से वॉवेल है, बट ये हिंदी के हिसाब से अगर हम बात करें, हिंदी के हिसाब से बात करें तो ये क्या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। अब यूनिफॉर्म को कैसे लिखते हो आप, यूनिफॉर्म लिखते हो, यूनिफॉर्म लिखते हो, तो जो या होता है वो क से ज्ञ के बीच में आता है। ये किसके बीच में आता है, क से ज्ञ के बीच में या आता है, तो ये क्या है, ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है हिंदी के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या ए का इस्तेमाल सही है, सॉरी यहाँ पे क्या एन का इस्तेमाल सही है, नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म के हिसाब से ये कॉन्सोनेंट साउंड है हिंदी, तो यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल होना चाहिए। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, थोड़ा समय लूंगा, समझा रहा हूं, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये एग्जाम के सारे क्वेश्चन है, देखो ना एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सी हैड एन मिजरेबल एग्जिस्टेंस लिविंग विथ हिम। अब हमने यहाँ पे एन का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन मिजरेबल है, तो मिजरेबल चाहे आप हिंदी से पढ़ो चाहे अंग्रेजी के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन देखो, मिजरेबल तो एम ही आ रहा है, तो ये कैसा साउंड आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो आप आर्टिकल ए का इस्तेमाल करोगे, ना कि आर्टिकल एन का। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखो, आई वर्कड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months। आई वर्कड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months। अब इस वाले क्वेश्चन में एक तो ये हो गया, जब आपके पास एक सवाल आता है कि ए इस्तेमाल करोगे या एन इस्तेमाल करोगे, तब आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। जब ए या फिर एन की बात होती है तो सवाल को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब इसी में आपको थोड़ा सा फंसा दे, जब थोड़ा सा फंसा दे, इस तरीके से, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, अगर इस तरीके का क्वेश्चन फंसा दे तब समझ में नहीं आता। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था 2015-16 में, तो अपने को भी बहुत परेशानी हो रही थी। मैंने इसी वजह से आपको क्या एक्सप्लेन किया, मैंने अभी आपको क्या एक्सप्लेन किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जरा ध्यान से देखिए, कि हम आर्टिकल नोट कीजिएगा, आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल करते हैं, ए एन का इस्तेमाल करते हैं किसके साथ, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ, कॉमन नाउन के साथ, COM कॉमन नाउन के साथ करते हैं। आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ। अगर सेंटेंस के अंदर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है, कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है या सिंगुलर काउंटेबल नाउन उसी के कह दो। जब हम काउंटेबल की बात करते हैं तो सिंगुलरिटी प्लूरलिटी की बात हम उसी में करते हैं जब हम कॉमन नाउन की चर्चा करते हैं। तो वहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो जब सिंगुलर कॉमन नाउन की बात करें तो अगर वो सेंटेंस के अंदर आया हुआ है तो उसके पहले अगर आर्टिकल द नहीं लगा हुआ है तो आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। आप सिंगुलर कॉमन नाउन सेंटेंस के अंदर बगैर आर्टिकल ए और एन के इस्तेमाल नहीं करते हो। जरा ध्यान से देखो, जैसे लिखा आई वर्कड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मैं काम कर रहा था मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह फॉर 8 month 8 महीने तक। यहाँ पे जब हम बात करते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तो रिप्रेजेंटेटिव क्या है, रिप्रेजेंटेटिव क्या है, ये आपका कॉमन नाउन है। रिप्रेजेंटेटिव सिंगुलर होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स इसका प्लूरल होता है। तो इसके लिए आपको आर्टिकल ए या एन डालने की जरूरत है। और जब आर्टिकल ए और एन डालते हो तो जो सीक्वेंस आता है वो ऐसा आता है कि अगर एग्जेक्टिव है तो नाउन के पहले एग्जेक्टिव आएगा और एग्जेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा। तो और जो हम
साउंड देखते हैं वो आर्टिकल के जस्ट पहले, जिसके पहले आर्टिकल आपको लगाना है, उस शब्द का जो है साउंड कैसा है, उस शब्द का साउंड वॉवेल के हिसाब से या कॉन्सोनेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे मेडिकल की बात करें तो हिंदी या अंग्रेजी दोनों के हिसाब से क्या आ रहा है, आपका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। ऐसे में आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे, आर्टिकल ए। सेंटेंस क्या सही हो जाएगा, आई वर्कड एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 मंथ्स। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं इस बात को और समझाने के लिए, आई मेट बॉय, आई मेट बॉय, मैं लड़के से मिला, क्या सही है, नहीं। जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसको सेंटेंस के अंदर यूं ही नहीं रखते, उसको हमेशा जो है क्या काम करते हैं, उसको हमेशा आर्टिकल ए और एन के साथ रखते हैं। तो आई मेट अ बॉय होता है, ना कि आई मेट बॉय होता है। तो जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखते हो सेंटेंस के अंदर तो उसके पहले आपको आर्टिकल ए या फिर आर्टिकल एन का इस्तेमाल करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द वॉवेल या कॉन्सोनेंट साउंड। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करो। अगला क्वेश्चन है, ए ऑनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन स्पीच थॉट एंड डेड। जब हम ऑनेस्ट की बात करते हैं तो कुछ लोग इसको, जो यूपी बोर्ड वाले होंगे वो पढ़ते हैं इसको हॉनेस्ट, ध्यान रखिएगा, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। ये एच का जो साउंड है वो हिंदी के हिसाब से जो आता है, हिंदी के हिसाब से वो वॉवेल आता है, वो वॉवेल आता है हिंदी के हिसाब से। अगर हिंदी के हिसाब से वॉवेल है तो जो आर्टिकल ए है ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या डालेंगे, आर्टिकल एन डालेंगे। जरा देखो किस एग्जाम में आया, CHSL के एग्जाम में आया है। पैराडाइज लॉस्ट इज ए एपिक पोयम। पैराडाइज जो लॉस्ट है वो एपिक पोयम है। अब जब एपिक की बात करते हैं तो एपिक में ए, जैसे अपन हिंदी भाषी लोग इसको एपिक भी पढ़ देते हैं, एपिक पढ़ते हैं वैसे, तो अगर ए का साउंड आ रहा है तो हिंदी के हिसाब से क्या हो गया, वॉवेल। और अगर वॉवेल हो गया और अंग्रेजी के हिसाब से भी है तो वॉवेल ही है, तो ए नहीं इस्तेमाल होगा, क्या होगा यहाँ पे, एन इस्तेमाल होगा। अगला जरा 7वां क्वेश्चन देखो, ए इंटरेस्टिंग बुक। ए इंटरेस्टिंग बुक नहीं होगा, क्या होगा, एन इंटरेस्टिंग बुक, एन इंटरेस्टिंग बुक। ए टेल ऑफ टू सिटीज वॉज रिटन बाई अलेक्जेंडर डुमस। आगे जरा देखना, ए मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ए न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट। जब हम बोल रहे हैं ए मिल्क, तो मिल्क हमारा क्या है, मिल्क हमारा है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन, अगर ध्यान से, अगर आपको नाउन वाली क्लास याद है तो पूरा एक चार्ट लिखा था, चाहे मिल्क हो, चाहे शुगर हो, या आपके एग्जाम में बहुत, चाहे वाटर हो, या आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, फर्नीचर हो गया जो है, या इक्विपमेंट हो गया, ये सब आपके एग्जाम में खूब भर भर के पूछा जाता है। तो अगर ये खूब भर भर के पूछा जाता है तो कम से कम आपको याद तो रहे कि ये सारे अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल है तो उसको गिन नहीं सकते, और जिसको गिन नहीं सकते उसके पहले आर्टिकल ए और एन नहीं लगा सकते, क्योंकि आर्टिकल ए और एन जो है वो एक को बताता है। क्या बताता है, वो एक की मीनिंग में आता है। इस वजह से हम कभी भी जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले आर्टिकल ए एन नहीं लगाते। तो मिल्क के पहले जो यहाँ पे ए लगा हुआ है वो गलत है, आप इसको हटा दो। मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट, ये आपका सही सेंटेंस होगा, SSC सेक्शन ऑफिसर में पूछा गया है। मैं जो आपके ये पूरा का पूरा आर्टिकल कवर कर रहा हूँ ना, 2004 से लेके 2024 तक, अब तक एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सब कवर कर रहा हूँ। ये जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ, इस पैटर्न के बाहर से कुछ नहीं आएगा। अभी जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि आर्टिकल ए और आर्टिकल एन, कहाँ ए इस्तेमाल करते हैं, कहाँ आर्टिकल एन इस्तेमाल करते हैं, टाइप 1 कवर कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, आउटसाइड द रेन बीट्स डाउन इन फ्लड्स एंड द सी गिव्स फोर्थ ए साउंड लाइक एन अलार्म बेल। आउटसाइड द रेन बीट्स डाउन इन फ्लड्स एंड द सी गिव्स फोर्थ अ साउंड लाइक एन अलार्म बेल्स। अब ये जरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया ध्यान से कि हमारा काम क्या है। हमारा काम ये है कि आर्टिकल ए और एन का जो इस्तेमाल करेंगे वो हम सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ करेंगे। सिंगुलर, इसके साथ कुछ लोग इसको ऐसे याद करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ याद करेंगे। आपको जो याद करना वो याद करना है कि इसको आप प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करते हो, इसको आप प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करते हो। जरा अब इसको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे ध्यान से देखो, एन लिखा हुआ है और अलार्म बेल्स की बात हो रही है। तो बेल्स सिंगुलर होता है और बेल्स क्या होता है, प्लूरल होता है। इसका मतलब है एन अलार्म बेल की बात हो रही है। तो कुछ बच्चों को लगेगा सर एन हटा दो, नहीं, एन नहीं हटाना है। यहाँ पे अगर सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे तो आउटसाइड द रेन बीट्स डाउन इन फ्लड्स एंड द सी गिव्स फोर्थ ए साउंड, एक साउंड दे रहा है, साउंड लाइक एन अलार्म बेल। यहाँ पे बेल्स नहीं होगा, ठीक है ना, साउंड लाइक एन अलार्म बेल। तो रूल क्या था, रूल यही है ना, कहां से निकल के आया, ये बेसिक डेफिनेशन से निकल के आया। कहां से निकल के आया, बेसिक डेफिनेशन से। अगर नाउन का चैप्टर अच्छे से नहीं पता है तो फिर आर्टिकल तो आधा ऊपर से भूल ही जाएगा ना, नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। अब अगर मैं अभी तक 9 क्वेश्चन में अगर मैं समअप करूं आर्टिकल में कि हमने क्या सीखा, तो सीखा हमने क्या, हमने सीखा ये कि हम अगर सिंगुलर
कॉमन नाउन अगर इस्तेमाल है तो उसके साथ आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात जो हमने सीखा यहाँ पे, अगर हमारे पास प्लूरल कॉमन नाउन अगर दिया हुआ है तो इसके साथ आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कहीं सिंगुलर कॉमन नाउन बगैर आर्टिकल ए और एन के दिया हुआ है तो हम उसके साथ आर्टिकल ए और एन लगा देंगे। और तीसरी बात जो हमने सीखी है वो सीखी है कि आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे जो है हिंदी मीनिंग के हिसाब से या हिंदी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। जब आपका प्रोनाउंसिएशन क से लेके ग तक आएगा तो आर्टिकल ए का इस्तेमाल करोगे, और आर्टिकल जो एन का इस्तेमाल करोगे वो कब इस्तेमाल करोगे, आर्टिकल एन का इस्तेमाल करोगे जब हिंदी मीनिंग के हिसाब से या हिंदी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ये आ से लेके आह तक अगर इसका साउंड आए तो ये इस्तेमाल करोगे। तो मोटा मोटा इसी पे बेस्ड आपका सारा क्वेश्चन रहता है। अगर ये बात सारे क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ गए तो क्वेश्चन 10 बना दे, क्वेश्चन 20 बना दे, क्वेश्चन 50 बना दे, क्वेश्चन 200 बना दे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे जब आर्टिकल ए वर्सेस एन अगर आपका चुनाव करना हो तो। और आर्टिकल ए एन लगाए वर्सेस ना लगाए या लगा हुआ है वो जो सही है या सही नहीं है, ये 3 मेजर चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला है ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज दैट हिज अराइवल वाज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे। उसने मुझे ऑलरेडी मैसेज भेज रखा है कि उसका जो अराइवल है वो शेड्यूल्ड है, ठीक है ना। ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज दैट हिज अराइवल वाज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे, कि उसका जो अराइवल है वो थर्सडे को शेड्यूल है। तो जब हम बात करते हैं मैसेज तो ये क्या है आपका, ये है एक आपका कॉमन नाउन मैसेज, और मैसेजेस का प्लूरल होता है। तो जब मैसेजेस का प्लूरल होता है ये सिंगुलर है, कॉमन नाउन है, सेंटेंस में बगैर आर्टिकल के इस्तेमाल है, क्या सही है, नहीं सही है। तो यहाँ पे मैसेज के हिसाब से क्या लिखोगे, यहाँ मैसेज के हिसाब से आर्टिकल ए डालोगे, क्योंकि जो साउंड आएगा वो क्या आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। अब जरा सेंटेंस को पढ़ के देखो, ही हैड ऑलरेडी सेंट मी अ मैसेज, ही हैड ऑलरेडी सेंट मी अ मैसेज दैट हिज अराइवल वाज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे। उसने ऑलरेडी मुझे एक मैसेज भेज रखा है कि उसका जो अराइवल है वो थर्सडे को शेड्यूल है। अब आई होप आप मेरी बात अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ये सारे पैटर्न को आपको डिकोड करना है। अभी हम आर्टिकल ए वर्सेस एन चल रहे हैं। अब 2018 के मेंस के क्वेश्चन को देखो जरा। टू राइट ए पोयम आई नीड ए पेन, ए डायरी एंड ऑल्सो द क्वाइट प्लेस लिखा हुआ है। जब ये आप पढ़ोगे तो एक और चैप्टर आता है जिसमें हम पैरेललिज्म की बात करते हैं कि हम स्ट्रक्चर पैरेलल बनाते हैं कि हमें पोयम रखने के लिए एक पेन चाहिए, एक डायरी चाहिए और एक शांत जगह चाहिए। हम यही बोलते हैं ना, हमें पेन चाहिए, ये चाहिए और एक शांत जगह चाहिए। तो हमें एक शांत जगह के सेंस में डालना है। द क्वाइट प्लेस जब आप लिखते हो, अभी आर्टिकल दा के विषय में आएंगे, इसका मतलब है कि हम किसी फिक्स जगह या किसी पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट जारी हो रहा है कि हम मुझे पोयम लिखने के लिए एक पेन चाहिए, एक डायरी चाहिए और एक शांत प्लेस चाहिए। यहाँ आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए मैन टू चेंज रेडिकली फंडामेंटली there must be a mutation in every brain cell of his mind, in every brain cell of his mind। जब हम every लगाते हैं, every अपने आप में प्रत्येक को दर्शाता है। जब हम every की बात करते हैं तो अपने आप में प्रत्येक को दर्शाता है, और प्रत्येक जो होता है जब every का इस्तेमाल करते हैं तो भैया एक बात याद रखना, एवरी सिंगल एंटिटी को बताता है। तो जब ये ऑलरेडी सिंगल एंटिटी को बता रहा है तो आप आर्टिकल ए को जब इसके अंदर डालोगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा, सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो एक आपको चैप्टर उसमें मैंने लिखा हुआ है अपने में, एसएफएस बनाएंगे, सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस, जिसमें एक चीज बताई जाती है आपको कि कुछ चीजें सेंटेंस के अंदर डाली जाती है जो रिदम के हिसाब से और पढ़ने के हिसाब से सही सही महसूस होता है, पर ग्रामेटिकली वो करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि दो शब्द सेमी मीनिंग को कन्वे कर रहे होते हैं। और अगर दो शब्द सेमी मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं जबकि काम एक से चल जाना है तो दूसरे से क्यों इस्तेमाल करना। जैसे अनकाउंटेबल कह दिया है तो हमने कह दिया सिंगुलर है, आर्टिकल ए एन नहीं लगाने की जरूरत है। जब हमने एवरी कह दिया तो हमने प्रत्येक तो ऑलरेडी कह दिया, फिर उसमें एक कहने की क्या जरूरत है। या तो एक कह लो या तो प्रत्येक कह लो। आपने एक भी कहा, आपने प्रत्येक भी कहा तो मीनिंग गलत निकल आएगी, सेंटेंस सुपरफ्लुअस बन जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज केस गलत है। अगला सवाल देखो जरा, ये सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन था। एजुकेशन इज अ इंस्ट्रूमेंट। जब हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप सीधे वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड देखना है। इंस्ट्रूमेंट का जो साउंड है, आई वैसे भी अंग्रेजी के हिसाब से और हिंदी के हिसाब से भी इंस्ट्रूमेंट दोनों के हिसाब से कैसा बन रहा है, वॉवेल। अगर वॉवेल बन रहा है तो ए नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पे एन लगाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड, the sea has become an cheap dumping ground for all kinds of waste products। चीप डंपिंग ग्राउंड और एन लगाया हुआ है। जब हम चीप की बात करते हैं तो ये इसका साउंड जरा देखो, इसका साउंड ध्यान से देखोगे तो इसका साउंड कैसा है, इसका साउंड कॉन्सोनेंट है। चाहे आप अंग्रेजी के हिसाब से बात कर लो चाहे हिंदी के हिसाब से बात कर लो, अगर हिंदी और अंग्रेजी दोनों के हिसाब से अगर इसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट वाला है तो आप एन नहीं लगाओगे, आर्टिकल ए लगाओगे।
अगला है डू यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर ए आवर। आवर की अगर हम बात करें तो आवर होता है, यहां पे हम ए इस्तेमाल नहीं करते, एन आवर इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? एन आवर इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है आर्टिकल ए वर्सेस एन के जो कंसेप्ट है वो इतने क्वेश्चन में क्लियर हो गए होंगे। अब जैसे अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, अब जैसे मैं बात करूं, यार मैं मिस कर रहा हूँ, हाँ, ये जो आपका पूरा सीट है जो मैंने और लेटेस्ट क्वेश्चन सारे के सारे कवर किया है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ऑलरेडी इसके लगभग लगभग क्वेश्चन जो आर्टिकल ए वर्सेस एन है वो सारे के सारे लग जाएंगे। मोटा मोटा ये 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है क्या? सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि हमें हिंदी के हिसाब से साउंड लेना है। दूसरा ये है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर कॉमन नाउन के हिसाब से चले जाना। अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के हिसाब से चले जाओगे कि अगर वो कहीं सेंटेंस में अकेले रखा हुआ है तो उसके पहले आर्टिकल ए एन इस्तेमाल करना है। प्लूरल के साथ आप इस्तेमाल नहीं करते हो। ये 3 बातें अगर आप याद रखोगे तो आर्टिकल ए और एन से रिलेटेड गलतियां कभी नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को बहुत डिटेल में पढ़ाई करनी, बहुत डिटेल में पढ़ाई करनी है तो इंग्लिश ग्रामर की किताब में मेरे जो है आर्टिकल ए और एन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, हिंदी के हिसाब से उसका कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, उसका हिंदी के हिसाब से साउंड है। ये सारा पूरा चार्ट दिया गया है। लेकिन जो आपके पास बचा हुआ समय है, उस बचे हुए समय में इतने सारे शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पिछले सालों के क्वेश्चन जो 200 क्वेश्चन पूछे गए उन 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस उससे सही से रिविजन कर लिया और इसके रूल्स को या इसके कंसेप्ट को सही से समझ लिया ना, तो आने वाले एग्जाम में अगर कोई आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। तो इसका सिर्फ क्रक्स 3 लाइन का है, वो 3 लाइन का क्रक्स आर्टिकल ए वर्सेस एन का याद रखिएगा, बस काम हो जाएगा। अब हम आते हैं लौट के वापस जो है अपने दूसरी बात पे, जहां पे हम आर्टिकल दा की चर्चा करेंगे क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। जब आर्टिकल ए एन की बात करते हैं तो आर्टिकल ए और जो एन होता है ये किसी सेंटेंस में नाउन को इंट्रोड्यूस करता है। क्या करता है? नाउन को इंट्रोड्यूस करता है। ये बताता है कि जो लिसनर है ये पहली बार इस नाउन के विषय में सुन रहा है। अगर हमें यह बताना हो कि सेंटेंस के अंदर जो नाउन है वो लिसनर को ऑलरेडी नोन है, या हम नाउन को सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी नोन स्थिति में या निश्चित अवस्था में, निश्चित अवस्था का मतलब क्या है? लिसनर की जानकारी में नाउन होना चाहिए। अगर इस अवस्था में इस्तेमाल करना है तो उसके पहले हम आर्टिकल ए एन इस्तेमाल नहीं करते, आर्टिकल दा इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि जब आप एग्जाम में जाते हो, आपके सामने सेंटेंस आते हैं, कैसे देख के पहचानोगे कि आर्टिकल दा यहां यूज करना है या आर्टिकल दा यूज नहीं करना है? तो सेंटेंस के अंदर नाउन नोन है या नाउन नोन नहीं है, इसके लिए हिंट दिया होता है। क्या दिया होता है? इसके लिए हिंट दिया होता है। हिंट देने का तरीका है कि जो नाउन होता है उस नाउन के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन उसी सेंटेंस के अंदर होती है ताकि यह बताया जा सके ये नाउन लिसनर को नोन है। एक बार फिर से रिपीट करूं, जब हमें आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना होता है ना, तो सेंटेंस के अंदर ही नाउन के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन होती है। उस अतिरिक्त इंफॉर्मेशन को आपको ढूंढना होता है कि इस नाउन के विषय में ये अतिरिक्त इंफॉर्मेशन सेंटेंस के अंदर दी हुई है, इसका मतलब इस नाउन के पहले आर्टिकल दा होना चाहिए। इतनी बातें आपको सेंटेंस के अंदर ढूंढनी है। आप कैसे कैसे ढूंढ सकते हैं? नाउन के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन जो आप ढूंढ सकते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से ढूंढ सकते हैं, प्रीपोजिशन के माध्यम से ढूंढ सकते हैं, आप एग्जेक्टिव के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन और प्रीपोजिशन के माध्यम से नाउन को सेंटेंस के अंदर ढूंढेंगे कि ये वाली जो नाउन है ये डेफिनिट है क्योंकि इसके विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दी है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं अगर कहूं ट्रूथ सच, तो मैं कह सकता हूं अ ट्रूथ, एक सच। लेकिन अगर मैं कह दूं ट्रूथ इन दिस मैटर, सच इस मैटर में, तो ये इन दिस मैटर जो लिखा हुआ है प्रीपोजिशन के साथ इस ट्रूथ के विषय में जो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दी है ये क्या बता रही है? ये कोई सच्चाई नहीं है, इस मैटर की सच्चाई है। जब इस मैटर के सच्चाई की बात कर रहे हैं तो अब ट्रूथ क्या होगा? अब ट्रूथ डेफिनिट होगा। और जब डेफिनिट करना होगा तो आपको आर्टिकल दा इसके पहले लेना पड़ेगा, द ट्रूथ इन दिस मैटर, अब जाके सेंटेंस सही होगा। इसी तरीके से अगर बात करूं डेथ, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं डेथ ऑफ हिज सन, मृत्यु उसके बच्चे की, तो हमने मृत्यु को डिफाइन कर दिया कि किसी की मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं, उसके बच्चे की मृत्यु की बात कर रहे हैं। ये जो डेथ नाउन है ना, इसको मैंने डेफिनेट कर दिया, इसको निश्चित कर दिया कि किसी अरे गहरे की नहीं है, उसके बच्चे की मृत्यु की बात हो रही है। तो यहां डेथ के पहले आर्टिकल दा आपको डालना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा टी और मैंने कह दिया विच आई एम ड्रिंकिंग, चाय, टी हो सकती है, लेकिन जब टी के साथ अगर मैं बात बोलूं टी विच आई एम ड्रिंकिंग, ये वो वाली चाय है जो मैं पी रहा हूं, मैंने इस चाय को फिक्स कर दिया, ये राम श्याम
सोनू मोनू नहीं पी रहे, ये वो चाय है जो मैं पी रहा हूं। ये इंफॉर्मेशन कहाँ दी हुई है, सेंटेंस के अंदर दी हुई है। अगर इस तरीके का इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं, टी विच आई एम ड्रिंकिंग, नहीं द टी विच आई एम ड्रिंकिंग। अब एक जनरल सी चीज है जो सेंटेंस के अंदर और भी आपको समझनी होती है, जैसे मैंने बोला डॉक्टर, यू आर रेफरिंग टू डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर बोल सकते हैं। अगर हम किसी डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहे हम बोल सकते हैं एक डॉक्टर था। लेकिन अगर मैं बोलूं डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, मैं उस डॉक्टर की बात कर रहा हूं, किसी डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, उस डॉक्टर की बात कर रहा हूं जिसको तुमने रेफर किया था। तो ये जो हिंट है वो दिया हुआ है कि ये जो डॉक्टर है, इस डॉक्टर को सेंटेंस के अंदर डेफिनेट करने की जरूरत है, इस वजह से इसके साथ आर्टिकल दा लगाने की जरूरत है। अब जरा क्वेश्चन देखो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही वाले बनते हैं आर्टिकल दा इस्तेमाल करने को लेके। तो चलो फटाफट इन चीजों को लेके सारे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा टाइप 2 है, मैंने जानबूझ के टाइप में बांटा है ताकि आपके लिए आसान हो। आफ्टर नोइंग ट्रूथ, आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। आफ्टर नोइंग ट्रूथ, अगर मैं सिंपल इसको लिखूं आफ्टर नोइंग ट्रूथ, आफ्टर नोइंग ट्रूथ, क्या सही होगा? ट्रूथ का ट्रूथ होता है, तो आफ्टर नोइंग ट्रूथ सही होगा? नहीं, आफ्टर नोइंग ए ट्रूथ। अगर इसको इतने लिखें तो हमें आर्टिकल ए डालना पड़ेगा, सिंगुलर कॉमन नाउन हो जाएगा तो आर्टिकल ए एन डालना पड़ेगा, तो ट्रूथ है तो आर्टिकल ए डालना पड़ेगा। लेकिन जरा सेंटेंस को ध्यान से जोड़िए, यहां के बाद उसने लिखा है दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। ये इन द मैटर इसके जस्ट बाजू में नहीं दिया, ट्रूथ इन द मैटर या इन दिस मैटर, समझ में? ये जो है यहां देने के बजाय एक स्पेशल सी बात यहां पे कही गई है, दे टुक द राइट डिसीजन, उन्होंने राइट डिसीजन लिया किस मैटर में, इस मैटर में। तो सच्चाई इस मैटर की है, जब सच्चाई इस मैटर की है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। अब जरा ध्यान से देखो, मैटर के पहले भी आर्टिकल दा लगाया गया है। अब जब आर्टिकल दा इसके पहले लगाया गया है और आर्टिकल दा इसके पहले लगाया गया है, तो ये क्या रिफर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये रिफर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस सच्चाई की बात कर रहे हैं जो इस मैटर का है, और हम उस मैटर की बात कर रहे हैं जिसकी सच्चाई की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या काम कर दिया, एक मैटर है उसकी सच्चाई है, आर्टिकल द लगा के हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो मैटर हुआ है उसी मैटर की सच्चाई की बात कर रहे हैं, जिस सच्चाई की बात कर रहे हैं उसी के मैटर की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो आर्टिकल द इसके पहले इसलिए लगा है क्योंकि वो जिस मैटर के ट्रूथ की बात कर रहे हैं हम यहां पे उसी मैटर को कोट करें, और इसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे तो ये ट्रूथ इसको फिक्स कर पाएगा कि हम उसी मैटर के ट्रूथ, उसी मैटर के सच्चाई की बात कर रहे हैं। समझ में आया? हिंट कहां दिया हुआ है, हिंट यहां पे दिया हुआ है इन द मैटर। ये सच्चाई कोई सच्चाई नहीं, इसी मैटर वाली सच्चाई, इस वजह से इसके पहले आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। अगले जरा देखो, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन ए नाइट ऑफ द क्राइम। द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन ए नाइट। अगर मैं यहां पे ये वाला सेक्शन हटा दूं, ये वाला सेक्शन हटा दूं ऑफ द क्राइम वाला, अगर मैं सेक्शन हटा दूं और सिंपली लिख दूं ऑन अ नाइट, ऑन ए नाइट, और फुल स्टॉप लगा दूं कि पुलिस मेरे से पूछ रही थी कि हमारे किसी एक रात के मोमेंट के विषय में, तो जब अगर मैं सिर्फ ए नाइट लिखता हूं तो इसका ये मतलब हो गया कि मेरे किसी रात के मोमेंट के विषय में पूछ रही थी, कोई फिक्स नहीं था। वो सोमवार भी हो सकता है, वो मंगलवार भी हो सकता है, वो बुधवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, रविवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी रात को क्राइम हुआ था, तो क्राइम वाली रात को पूछ रहा है। तो जरा इस नाइट के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या, नाइट के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दी है ऑफ द क्राइम वाली रात, जिस रात क्राइम हुआ तो उस रात की बात हो रही है। तो अगर उस रात की बात हो रही है तो आर्टिकल ए नहीं लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे, ऑन द नाइट ऑफ द क्राइम। समझ में आया? अब एक बात और समझो कि आपको हमेशा यही चेक करना है कि कौन से नाउन का डिस्क्रिप्शन सेंटेंस के अंदर मेंशन है। मैंने आपको बताया क्या डिस्क्रिप्शन कैसे कैसे हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन से हो सकता है या प्रीपोजिशन से हो सकता है। प्रीपोजिशन में बात करूं तो प्रीपोजिशन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मिलेगा वो ऑफ का मिलेगा, इसका सबसे ज्यादा मिलेगा। इनके कुछ प्रीपोजिशन इनके साथ इंफॉर्मेशन मिल सकता है। और रिलेटिव प्रोनाउन में अगर हम बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन विच के साथ भी मिल सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट के साथ भी मिल सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन हु के साथ भी मिल सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन हुम के साथ भी मिल सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन हुज के साथ भी मिल सकता है। वैसे मैंने अभी प्रोनाउन नहीं पढ़ा रखा है, लेकिन खाली आपको ये शब्द देखना है, हु, विच, हुम, दैट, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन देखना है। तो जब ये रिलेटिव प्रोनाउन देखना है और देखने के बाद अगर आपको पता चलता है कि इस नाउन के विषय में अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आपको तुरंत उस नाउन को क्या कर देना है, डेफिनेट कर देना है। और डेफिनेट कैसे करते हो सेंटेंस में, आर्टिकल द लगाकर।
अगला जरा देखो क्वेश्चन, जज इन हिम, हम जज की बात कर रहे हैं, जज की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ऐसे जज की बात नहीं कर रहे हैं, जज इन हिम की बात कर रहे हैं। तो जो इन हिम दिया हुआ है, इस लॉजिक से इसे इसके पहले आर्टिकल द लगा सकते हो, द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। एक्चुअली इसका लॉजिक, ये क्वेश्चन इसके साथ लिया हुआ है तो मैं इसी टोन में आपको समझा रहा हूं, लेकिन इसका क्या होता है, इसका ना जो एक्चुअल जो यूज केस है वो अलग होता है। जैसे जज जज लिखा है, तो जज क्या होता है, जज हमारा वही है ना, जज, जज साहब हो गए, जज हो गए, ये आपका नाउन हो गया। तो जब इसको क्वालिटी के फॉर्म में दिखाना हो, जब इसको क्वालिटी या इसकी भावना के फॉर्म में दिखाना हो, जैसे अगर मैं बोलूं मदर या फादर, मैं कह दूं द मदर इन हर, द फादर इन हिम, तो इसका क्या मतलब हो, जज वाली भावना। द मदर इन हर का मतलब हो गया माँ वाली फीलिंग, द फादर इन हिम का मतलब क्या हो गया कि फादर वाली भावनाएं। तो जब हम ये बात करते हैं ना कि जब हमें किसी नाउन का इस्तेमाल करना हो वो वाले कैरेक्टरिस्टिक के लिए, तो उसके पहले आर्टिकल दा लगा देते हैं, तो वो जो नाउन है उसके अंदर विद्यमान कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करना चालू कर देता है। इसका एक्चुअल लॉजिक तो यही होता है कि जज के पहले आर्टिकल दा इस वजह से लगाते हैं क्योंकि इस नाउन के अंदर जो जज वाली क्वालिटी है, अगर उसको हमको कोट करना हो तो आर्टिकल दा के साथ हम उस नाउन का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक को कोट करने के लिए। तो इसको आप याद रख सकते हो, इसको समझ सकते हो और इस स्टाइल में भी इसको समझ सकते हो। इसी वजह से इसी वाले पैटर्न पे मैंने इसको डाला है ताकि अगर किसी बच्चे को ये बात याद ना रह जाए। जैसे जब मैं 2015-16 में इसे पढ़ रहा था, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ, उसके पहले मेरे 5 साल से पहले आया होता, तो जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे याद नहीं हो रहा था, तो मैंने इसी पैटर्न पे इसको याद किया था। बाद में इसको फिर जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने इसको कायदे से रिसर्च किया कि भाई इसके पहले क्यों लगाते हैं। तब मैंने कई सारे चीज़ें जब एग्जाम्पल के फॉर्म में देखा, द जज इन हिम, द मदर इन हर, द फादर इन हिम, तो जब ये वाली बात समझ में आई कि भाई कोई भी नाउन है उसके पहले आर्टिकल जब द लगाते हो तो उसके अंदर विद्यमान कैरेक्टरिस्टिक को हम शो करते हैं। तो यहाँ पे हम जज की क्वालिटी का चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे द मदर इन हर कहते हैं तो माँ की क्वालिटी का चर्चा करेंगे, द फादर इन हिम की बात करेंगे, जो फादरहुड की क्वालिटी होती है तो हम उसकी चर्चा करते हैं। तो उसकी चर्चा करने के लिए उस नाउन के पहले आर्टिकल द लगा देते हैं। एक्चुअल कंसेप्ट ये है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डेथ ऑफ हिज ओनली सन। देखो मृत्यु की बात कर रहे हैं लेकिन किसी की मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको इसको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि इस डेथ के विषय में ऑफ लगा के ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ऑफ लगा के ये इंफॉर्मेशन, ये डिस्क्रिप्शन मेंशन है, डिस्क्रिप्शन मेंशन है। अगला है ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप। सारी के सारे जो मैंगोज है जो इस बास्केट में है वो ओवर राइप है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, ऑल मैंगोज आर ओवर राइप, आर ओवर राइप, ओवर राइप, सारे जो मैंगोज हैं वो ओवर राइप है, सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। लेकिन अगर इस मैंगोज की जो हम बात कर रहे हैं उसको अगर हमने फिक्स कर दिया, कहाँ पे फिक्स कर दिया कि ये इस बास्केट वाले मैंगो की बात कर रहे हैं, इस बास्केट वाले मैंगो की बात कर रहे हैं, तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा और फिर आप करोगे क्या, ऑल द मैंगोज आर ओवर राइप इन दिस बास्केट। यहाँ पे एक बात और आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना चाहिए, ऑल और बोथ के, ऑल और बोथ के बाद आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं और होल के पहले, होल के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। द होल लिखते हैं, ऑल द लिखते हैं, बोथ द लिखते हैं, पर द होल लिखते हैं। तो ये चीज़ है जो आप याद कर लो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ती है जिसपे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन एकदम चट से आ जाता है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, ऑल द मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप। कंसेप्ट समझ में आया ना, क्यों हमने द लगाया, क्योंकि इस मैंगोज का जो डिस्क्रिप्शन है, इस जो मैंगोज का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये वाला सेक्शन, ये क्या बता रहा है, ये कोई मैंगोज नहीं है, ये फिक्स मैंगोज है। अगर ये फिक्स है तो इसके पहले हमें आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा, तब इसे आप फिक्स कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है इन वर्ड ऑफ आवर्स। हम संसार की बात कर रहे हैं, संसार बहुतों का हो सकता है, कीड़ा मकोड़ा का हो सकता है, एलियंस का हो सकता है, लेकिन हम हमारे संसार की बात कर रहे हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो जरा इसको ध्यान से देखो, इस वर्ड की बात करें तो इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ है, इसका डिस्क्रिप्शन भैया सीधा सीधा ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑफ आवर्स। ये क्या है, डिस्क्रिप्शन, ये है डिस्क्रिप्शन। तो ये क्या है, जो वर्ड है वो क्या है, वो फिक्स हो गया है। हम संसार की बात कर रहे हैं, किसके संसार की बात कर रहे हैं, हमारे संसार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे आर्टिकल डाल लेना पड़ेगा। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हेड मास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। जरा ध्यान से देखो,
हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स, टीचर्स के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल है। टू फॉलो द रूल्स, रूल्स के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल है। और फिर स्कूल के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल है। तो आपको नहीं लगता कि हेडमास्टर के पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा? पूछो क्यों? इसलिए कि जिस स्कूल की बात हो रही है उसी के रूल्स की बात हो रही है, उसी के टीचर्स की बात हो रही है, उसी के हेडमास्टर की बात होगी। या जिस हेडमास्टर की बात हो रही है उसी के स्कूल की बात हो रही है, उसी स्कूल के टीचर की बात हो रही है, उसी स्कूल के रूल की बात हो रही है। तो सबको फिक्स करना पड़ेगा। सबको फिक्स करने के लिए सबके पहले आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। बाकी तीन के पहले आर्टिकल दा लगा हुआ है, हेडमास्टर के पहले आर्टिकल दा नहीं लगा हुआ है, तो आपको हेडमास्टर के पहले भी आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। अगला जरा देखो, टीयर एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एक क्वेश्चन है। सुडोकू वाज फर्स्ट डिजाइन इन द 1970s बाय ए रिटायर्ड आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर। ये वैसे टाइप 2 का नहीं, टाइप 3 का है, पर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं बता देता हूँ। अभी जब हम बात कर रहे थे कि नाउन हम कैसे पहचानेंगे, डेफिनेट है। एक तो है कि हम रिलेटिव प्रोनाउन से पहचानेंगे, दूसरा मैंने बताया आपको प्रीपोजिशन से पहचानेंगे, और तीसरा जो एक केस है जो और आगे क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें क्या होने वाला है, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जेक्टिव से। एग्जेक्टिव को देख के पहचानते हैं। जब एग्जेक्टिव में भी बात करते हैं तो एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है कॉर्डिनल। तो ऑर्डिनल जो एग्जेक्टिव होता है, ऑर्डिनल एग्जेक्टिव जिसकी मैं बात करता हूँ, ऑर्डिनल मतलब हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक होता है 1 2 3 4 5, एक होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो जब हम ऑर्डिनल की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईटीसी, जब ये करते हैं ना, तो ये क्या होते हैं? ऑर्डिनल। तो सेंटेंस के अंदर जब ऑर्डिनल आता है तो ऑर्डिनल के पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। इस रूल को हम एग्जेक्टिव के चैप्टर में भी पढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जब एग्जेक्टिव के चैप्टर में पहुंचूंगा तो फटाक से आपकी जुबान पे आ जाना चाहिए कि सर आपने बात ये बताई थी। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सुडोकू आज फर्स्ट लिखा हुआ है, तो फर्स्ट के पहले आपको आर्टिकल द लेने की जरूरत है। तो जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस तरीके से देखे, कहीं पे भी आपको ऑर्डिनल नंबर जो है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुड यू प्लीज गिव मी ए पोस्टल एड्रेस ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन न्यूयॉर्क। क्या आप मुझे जो है पोस्टल एड्रेस दे सकते हैं, पोस्टल एड्रेस दे सकते हैं इंडियन एम्बेसी का? अब ध्यान से देखो, अगर हम पोस्टल एड्रेस मांग रहे हैं तो किसी का भी पोस्टल एड्रेस मांगते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पोस्टल एड्रेस किसका है? यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, ये पोस्टल एड्रेस जो है इंडियन एम्बेसी का है। तो ये क्या है? डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन है। और अगर किसी नाउन का अगर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ हो, किसी नाउन का अगर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ हो, इसका क्या मतलब है कि इस नाउन को आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो पोस्टल एड्रेस की जगह क्या होगा, जो आर्टिकल ए लगा हुआ है वहां पे आपको आर्टिकल द लगाने की जरूरत है। ये किस में पूछा गया? एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। सोचो एसएससी जीडी में भी इस तरीके की क्वालिटी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। आगे देखो, कालिदास इज ए शेक्सपियर। अगर मैं सिर्फ इतना लिख देता कालिदास इज ए शेक्सपियर तो सेंटेंस अपने आप में करेक्ट होता। लेकिन अगर मैं शेक्सपियर के आगे ऑफ लगा के और अगर विवरण दे दूं, अगर ऑफ लगा के और विवरण दे दूं तो इस आर्टिकल ए को आर्टिकल द में बदलना पड़ता है। जब हम इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे आप कहोगे सर शेक्सपियर तो प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, उसके पहले आप आर्टिकल ए कैसे लगा सकते हो? तो एक कंसेप्ट होता है कि जब एक आदमी के अंदर विद्यमान जो गुण होती है, उस गुण को अगर हमें दूसरे आदमी से कंपेयर करना हो, ये बताना हो कि इनके अंदर जो है दूसरे आदमी की क्वालिटीज़ है, तो इसके लिए जिस आदमी की क्वालिटी को हम रिफर करते हैं दूसरे आदमी के लिए, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। अगर उसका और डिस्क्रिप्शन दे दिया हो, जैसे शेक्सपियर तो है पर कहाँ के हैं और डिटेल डिस्क्रिप्शन है, तो ए की जगह आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं होगा, क्या होगा? आर्टिकल द होगा। लेकिन यही अगर ऑफ लगा के इसका और डिस्क्रिप्शन नहीं देता तो यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल सही था। जैसे हम लिखते हैं कालिदास इज शेक्सपियर तो सेंटेंस करेक्ट होता। आगे चले अगले क्वेश्चन में, आई फेल्ट प्रिविलेज्ड टू रिसीव अ पोयम इन एन ऑनर ऑफ माई टीचर। अगर हम बात बोलते हैं इन एन ऑनर तो अपने आप में सही है, ऑनर के पहले एन का इस्तेमाल अपने आप में ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑनर के बाद देखो कि हम सम्मान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसके? मेरे टीचर के सम्मान की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या है? डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि हम किसी के सम्मान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेरे टीचर के सम्मान की, और मेरे टीचर के सम्मान की बात है तो इस ऑनर को आपको डेफिनेट करना पड़ेगा। एन की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, थैंक्स टू एन इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स हैव बीन एबल टू रिज्यूम नॉर्मल लाइफ। बोला ना, थैंक्स टू एन इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर। तो ये जो एन इनसाइट एंड परसिस्टेंस है, ये क्या है? ये आपका नाउन पेयर है। इस नाउन पेयर के पहले आर्टिकल एन इस्तेमाल है और वो इनसाइट के हिसाब से एन इस्तेमाल है, अपने आप में सही है। लेकिन जरा ध्यान से देखो,
ऑफ द लोकल डॉक्टर। ये इनसाइट एंड परसिस्टेंस है किसकी? लोकल डॉक्टर की। यहां पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, यहां पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, और अगर किसी नाउन का अगर डिस्क्रिप्शन दे दिया जाए तो ये जो आर्टिकल है वो डेफिनेट लगाना पड़ता है, और हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल द लगाएंगे तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। अगला जरा क्वेश्चन देखो, अ रेट ऑफ ग्रोइंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। अ रेट ऑफ ग्रोइंग, अ रेट ऑफ समथिंग होता है, लेकिन ध्यान से देखो यहां पे इसको फिक्स सेंस में बात कर रहा है कि द रेट ऑफ ग्रोइंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेक्टर। जो ग्रो करने का रेट है डिफरेंट सेक्टर का डिफरेंट है। वैसे भी यहां पे ध्यान से देखना, द रेट ऑफ ग्रोइंग होगा, क्या होगा? द रेट ऑफ ग्रोइंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, बट द सर्विस सेक्टर ऑलवेज ग्रोज फास्टर देन एग्रीकल्चर। यहां पे जो रेट की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पे रेट को फिक्स करने की जरूरत है। द रेट ऑफ ग्रोइंग, द रेट ऑफ ग्रोइंग। अगला है टी विच आई एम ड्रिंकिंग। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल है टी। ये कोई टी तो नहीं है जो मैं पी रहा हूं, वैसे तो मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में भी मैंने इसको समझाया था। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे? द टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। आई नो ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर को जानता हूं। यू आर रिफरिंग टू, तो हम इस डॉक्टर को क्या करेंगे, क्योंकि इसके विषय में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि हम उस डॉक्टर की बात कर रहे हैं जिसको आप रेफर कर रहे हो, तो आर्टिकल ए नहीं होगा, क्या होगा? आर्टिकल द। जरा ध्यान से देखो अगले क्वेश्चन में, वैरायटी इज स्पाइस ऑफ लाइफ। वैरायटी स्पाइस तो है पर किसकी? जिंदगी की है। तो स्पाइस ऑफ लाइफ की जगह वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। अगला क्वेश्चन है, द स्टेडियम वॉज फुल ऑफ स्पेक्टेटर्स फ्रॉम वन एंड टू अदर। देखो जब हम वन एंड टू अदर कहेंगे, वन एंड टू अदर कहेंगे, तो जैसे मान लो एक ये क्रिकेट मैच का ग्राउंड हो गया। आप जरा मेरे को बताओ एक एंड से दूसरे एंड कैसे डिफाइन करोगे? आपको डिफाइन करने आता? जरा करो डिफाइन इसमें। आपने कहा कि सर ये वाले जगह से मैं यहाँ से इस एंड से इस एंड पे आ गया, ठीक है ना, और मैं ये कह सकता हूँ इस एंड से इस एंड पे आ सकता है। मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ एंड पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ एंड पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे एंड आ जाएगा। तो ये हमारा एक एंड हो गया, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 1। इसका अपोजिट ये भी हो सकता है, इसका अपोजिट ये भी हो सकता है, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक होता है ना जब स्टेडियम वगैरह, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर जब आप लिखते हो ना फ्रॉम वन एंड टू अदर, तो ये क्या मैसेज कन्वे करता है कि जो दूसरा एंड है वो कोई फिक्स नहीं, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इस अदर के पहले आर्टिकल द लगा दोगे, फ्रॉम वन एंड टू द अदर लिख दोगे, इसका ये मतलब है कि आपको क्या काम करना है, आपको एकदम ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। यहाँ पहला एंड हो गया, यहाँ दूसरा एंड हो गया, तो इस एंड से इधर। तो इस वाले सेक्शन को फिक्स करने के लिए आपको अदर के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना ये यूं ही ऐसे घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। अब वन इंटू टू अदर मतलब ये मिड से जाएगा, मतलब वो जो डायामीटर वाली लाइन होती है वो डायामीटर, चाहे आप यहाँ से यहाँ का चर्चा कर लो, चाहे यहाँ से यहाँ चर्चा कर लो, लेकिन वो वाली लाइन जो सेंटर से पास होगी, कौन सी लाइन वाली होगी? जो सेंटर से पास होगी, तब हम वन इंटू द अदर लिखेंगे। समझ में आई बात? इस वजह से अदर के पहले आपको आर्टिकल द डालना है, क्योंकि जो दूसरा वाला एंड है उसको आपको फिक्स करना है। अब हमारा पैटर्न नंबर 3, पैटर्न नंबर 3 को भी एक बार समझ लेते हैं। पैटर्न 3 को जब अच्छे से समझ लेंगे तो पैटर्न 3 के क्वेश्चन करेंगे। पैटर्न 3 में अगर मैं बात करूं तो जब हम बात करते हैं कि नाउन को और सेंटेंस के अंदर निश्चित, उसकी निश्चितता कैसे पहचान सकते हैं? उसकी निश्चितता पहचान सकते हैं एग्जेक्टिव देख के। एग्जेक्टिव भी दो तरीके के एग्जेक्टिव होते हैं। एक एग्जेक्टिव होता है जिसको हम बोलते हैं जनरल एग्जेक्टिव, और दूसरा एग्जेक्टिव जो होता है वो कभी कभार या स्पेशल सेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, रात्रि तो है, लेकिन हॉलोवीन नाइट का मतलब ये हो गया, जब आप अमेरिका वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे एक रात मनाई जाती है, और वो बहुत मतलब फेस्टिवल की तरह मनाई जाती है। जैसे होली दिवाली यहाँ पे होती है, वहाँ पे वैसे हॉलोवीन नाइट्स होती है। उसमें सारे के सारे जो लोग होते हैं जो वेशभूषा धारण करते हैं, वो अपने हीरोज़ के, बैटमैन्स के, सुपरमैन के, इनके धारण करके आते हैं, तो उस स्टाइल में वो मनाई जाती है हॉलोवीन नाइट्स। तो वहाँ के लिए रात्रि बड़ी स्पेशल सी रात्रि है। तो ये जो नाइट है ये वहाँ के लिए फिक्स रात है। क्या है? फिक्स रात है। जैसे मान लो हम टोन करें, जैसे हमारा मोबाइल है उसमें बहुत सारे टोन हैं, तो अगर हम स्पेशली टोन में बोल रहे हैं कि इंगेज टोन आ रहा है, तो हम स्पेसिफिक टोन को मेंशन कर रहे हैं। तो ये जो एग्जेक्टिव है ये क्या काम कर रहा है? इस टोन को, इस नाउन को क्या कर रहा है? स्पेशल बना रहा है। इसी तरीके से अगर किसी नाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री के एग्जेक्टिव का इस्तेमाल हो जाता, तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है कि सबसे सुप्रीम अवस्था, मतलब वो टॉप पे बैठाया जा रहा है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है तो उसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके का कोई भी स्पेशल सा एग्जेक्टिव इस्तेमाल होता है तो आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं उस नाउन के पहले, ठीक है ना। ऑर्डिनल नंबर जैसे मैंने आपको बताया भी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके का आता है, तो ऑर्डिनल नंबर से पहले भी आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। एक और केस होता है एग्जेक्टिव में, जब आप वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले इस्तेमाल नहीं करते हो, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप इस्तेमाल करते हो।
कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हो, लेकिन अगर आपको बताना हो ग्रेजुअली कोई चीज धीरे धीरे, एक चीज इंक्रीज होने के साथ दूसरी या तो उसके साथ पैरेलल इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, या पैरेलल उसके साथ धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज पैरेलली धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी बातें आपको एग्जेक्टिव में याद रखनी है। जो चीज आपको आसानी से एग्जेक्टिव वाले केस में याद रह जाएगी वो ऑर्डिनल नंबर बहुत आसानी से याद रह जाएगा। ये केस बहुत आसानी से याद रह जाएगा। क्वेश्चन 3-4 सॉल्व करने के बाद कभी आप इसको भूलोगे ही नहीं, इसको कभी भूलोगे नहीं, ये हमेशा से याद रह जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री का जो कंसेप्ट है ये हमेशा से याद रह जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। 3-4 क्वेश्चन लगाओगे तो आपको सेंटेंस का पैटर्न समझ में आने लगेगा कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल दा के साथ, इसका मतलब है कि हमको धीरे धीरे एक चीज के साथ जब दूसरी चीज धीरे धीरे बढ़ रही होती है तब हम इस्तेमाल करते हैं, ये मैसेज कन्वे करना हो, या एक चीज के साथ दूसरी चीज धीरे धीरे घट रही है तो कन्वे करते हैं इसके साथ जो है। ये बात याद रह जाएगी। जो मुश्किलात होती है वो इस तरीके के एग्जेक्टिव को फाइंड आउट करना, जैसे हैलोवीन नाइट्स आप देखोगे हम इसमें समझा रहे हैं तो आपको हैलोवीन और इंगेज समझ में आ रहा है कि ये तो स्पेशल सा एग्जेक्टिव है, लेकिन जब मैं पहली बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा था तो मेरे को ये समझ में आया कि भैया ये जो पैटर्न है ना ये फाइंड करना बड़ा दिक्कत होता है यार, कि हाँ ये एग्जेक्टिव एक जगह हमें तो ये वाला एग्जेक्टिव भी स्पेशल सा लग रहा है या ये वाला एग्जेक्टिव भी जनरल सा एग्जेक्टिव लग रहा है। तो यहाँ पे एक आपको परेशानी होगी, जब कई सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो सेंटेंस के पैटर्न को समझने लगोगे, 2-3-4 बार ही इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आया? जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब जो मैं समझा रहा हूं ये 2024 का सबसे पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखो। आपकी स्क्रीन पे शायद तेज वो ना दिख रहा हो तो मैं इसको जूम करता हूं, रुकना, जूम करता हूं, शायद अब दिखाई दे रहा हो, हाँ दिखाई दे रहा है। द मोर इट रेन्स वर्स द रोड्स बिकम, जितना ज्यादा जो है बारिश होगी उसी हिसाब से जो रोड है उतना ही जो है क्या होगा, खराब होता जाएगा। तो जब एक चीज के साथ दूसरी चीज होती है तो उस केस में हम क्या काम करते हैं, हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में इवनिंग शिफ्ट में। तो द मोर इट रेन्स द वर्स द रोड बिकम्स, तो इसमें जो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, वर्स के साथ आपको आर्टिकल दा का यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब ये जो है ये पूरा का पूरा जो सीट है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं ये सारी सीट आपसे लग जाएगी, सारी पूरी की पूरी सीट अच्छे से लग जाएगी। और यही नहीं कि यही क्वेश्चन है, तो 2024 का पहले ही क्वेश्चन था तो मैं इसको आपको सामने रख के सिखा रहा हूं। अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है ना, अभी इसमें जब इस पैटर्न के चलो क्वेश्चन करते हैं, इस पैटर्न के जब क्वेश्चन करोगे तो पिछले सालों में 3-4 सवाल आपको मिलेंगे इस तरीके का। तो हम आ गए हैं पैटर्न नंबर 3 पर, और पैटर्न नंबर 3 को अच्छे से समझिएगा और अच्छे से करिएगा मेरे साथ। सबसे पहला क्वेश्चन, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू द घोस्ट स्टोरी स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट्स। अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर नाइट के पहले हैलोवीन लगा हुआ है तो ये जो रात्रि है ना स्पेशल रात्रि हो जाती है, तो इसके पहले आर्टिकल दा यूज करने की जरूरत है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इफ यू हियर इंगेज टोन, ये वाला केस भी बता दिया कि टोन के पहले अगर इंगेज लगा हुआ है तो इसके साथ भी आपको आर्टिकल दा यूज करने की जरूरत है। इफ यू हियर द इंगेज टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। मोर यू थिंक ऑफ इट, ध्यान से देखना, मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स। ये आया है एसएससी 2000 एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है, और ये आई थिंक कि 2016 का क्वेश्चन होगा या 2015 का क्वेश्चन होगा। और अभी जो क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है वो 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। तो कंसेप्ट थोड़ा बदल जाएगा यार, जो रूल्स है रूल्स तो वही रहेगा, क्वेश्चन तो वही बनेगा ना, क्वेश्चन और थोड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे मोर के पहले आपको आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। अभी जो क्वेश्चन आया था वहां वर्स के पहले आर्टिकल दा लगाना पड़ रहा था, यही था ना, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो, यहाँ वर्स के पहले आर्टिकल दा लगा रहे थे, और यहाँ पे ध्यान से देखो, और यहाँ पे हम मोर के पहले आर्टिकल दा लगा रहे हैं। तो क्या है, अगर आप सही से अच्छे से पढ़ लोगे, सही से समझ लोगे, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान है। अगला जरा क्वेश्चन देखो, वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर नीडी एंड द पुअर। एक और केस रह गया है इसमें एग्जेक्टिव वाले में। एग्जेक्टिव को जब नाउन की तरह इस्तेमाल करना हो, एग्जेक्टिव को जब नाउन की तरह इस्तेमाल करना हो तो हम उसके पहले क्या काम करते हैं, आर्टिकल दा लगा देते हैं। जैसे हम कहते हैं द नीडी, द पुअर, द मीक, द मीक। तो इस तरीके से आप जब हमको एग्जेक्टिव इस्तेमाल करना हो, ठीक है ना, द रिच, द रिच, तो हम उसके पहले आर्टिकल दा लगाते हैं तो ये एग्जेक्टिव नहीं रह जाता, ये नाउन अपने आप में हो जाता है। वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर नीडी एंड द पुअर। अब जैसे देखो पुअर के पहले आर्टिकल दा लगा है तो नीडी के पहले भी आपको आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा, और ये नाउन की तरह काम कर रहा है, कैसे पता चलेगा। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जो आपका प्रीपोजिशन होता है
प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है और ऑब्जेक्ट में नाउन का होना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, एंड के साथ जुड़ा हुआ है। जब कंजंक्शन चैप्टर की प्रॉपर्टी समझोगे तो एंड दो सिमिलर चीजों को अपने आजू बाजू जोड़ता है। तो एंड के साथ द पुअर लगा हुआ है तो नीडी के साथ भी आर्टिकल द आपको लगाना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आया कि अगर आपको एग्जेक्टिव को नाउन की तरह इस्तेमाल करना हो तो आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। जब वर्ब को आपको नाउन की तरह इस्तेमाल करना हो तो उसके साथ आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हो। आई एम गोइंग फॉर ए वॉक। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस फॉट द एनिमी टिल द लास्ट सोल्जर्स वर स्टैंडिंग। जब हम इंडियन डिफेंस फोर्सेस किसी की भी हो सकती है, डिफेंस फोर्सेस किसी की भी हो सकती है, लेकिन हम इंडिया के डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस को क्या काम करना पड़ेगा, आपको फिक्स सेंस में बात करना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस किसी की भी हो सकती है। तो ये जनरलाइज हो जाएगा, अगर हम नहीं डालेंगे तो हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा। जब हम फिक्स करने की बात करें तो आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे। आपको जब पढ़ाते हुए ना मेरे इधर पसीने टपकने लगते हैं तो मेरे को लगता है कि एक्चुअल मेहनत, मतलब आप इतनी मेहनत कर रहे हो या मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मजा तो आ रहा है यार। मतलब ये वाली सीरीज ऐसा लग रहा है जिसपे मैं रात रात भर जाग के, मैं इतनी रात कभी जाग करके मैंने कंटेंट नहीं बनाया होगा। मतलब 200 क्वेश्चन छांटना, उसे टाइप वाइज छांटना, ये मतलब इवन दो मेरी टीम के बस के बाहर की बात है। ये सिर्फ वही लोग इसको छांट सकते हैं जो हिंदी भाषी लोग हों, जिन्होंने एग्जाम को सही से क्लियर किया हो, जिन्होंने पैटर्न को सही से पहचाना हो कि किस तरीके के पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और समझाना कैसे है। सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से चीजें जब अपन बनाते हैं ना तो हम ईज करने की कोशिश करते हैं कि हिंदी भाषी बच्चों को जो पैटर्न है वो डिकोड हो जाए। वो क्वेश्चन देखे तो उसको ये पता चले शिक्षक ने इसको इस तरीके से बताया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में सर की क्लास में सिखाया हुआ था, सर ने ऐसे बताया था, यहाँ पे ये लगता है। तो जब ये वाली चीज समझा पाता है एक शिक्षक, तब उसके टीचिंग का असल मजा आता है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो क्लासेस है वो आपको कैसी लग रही है। वैसे क्लासेस आप लोग देख रहे हो, वो देख के भी समझ में आ रहा है, लाइक का बटन भी है और वीडियो चल भी रही है तो उससे भी समझ में आ रहा है, उसमें वॉच टाइम देख के भी समझ में आ रहा है कि ये सीरीज मेरे कहने पे आप सब लोग सही से देख रहे हो। मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। लिखा है ए फर्स्ट यूरोपियन सेलर हु केम टू इंडिया वाज वास्को डिगामा। जैसे आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ देखें तो ये तो आपकी जुबान पे याद हो जाना चाहिए कि अगर आप फर्स्ट देखो, सेकंड देखो, थर्ड देखो, अगर ऑर्डिनल नंबर कोई भी देख लो, क्या है, इसको ऑर्डिनल बोलते हैं, इसको ऑर्डिनल बोलते हैं। और अगर 1 2 3 लिखा हो, 1 2 3 लिखा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कार्डिनल बोलते हैं, कार्डिनल बोलते हैं। और हम अगर इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना हो तो हम ओसी का ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं और हम ऑर्डिनल के पहले हमेशा आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही आप फर्स्ट देखो, सेकंड देखो, तुरंत आप क्या कर दो, द लिख दो। तो आर्टिकल ए का इस्तेमाल गलत है, आर्टिकल दा यूज करते हैं हम। जरा ध्यान से देखो, आई वॉज फर्स्ट, आई वॉज फर्स्ट, ठीक है, नहीं, आई वॉज द फर्स्ट। अब अगर ये बात समझ में आ गया है तो यार देखो 39-40 में क्या ही अंतर है। और कब आया था, एसएससी सीजीएल के दोनों क्वेश्चन है प्री के। ये हमारा पैटर्न नंबर 3 खत्म हुआ। अब इसके बाद जो पैटर्न 4 है, यहां पे अब समझने से ज्यादा रट्टेबाजी की जरूरत है। पैटर्न 4 जो है ना बच्चा लोग, अब ये समझने से ज्यादा रट्टेबाजी की जरूरत है। नहीं, पैटर्न 4 भी अभी भी समझने की जरूरत है। पैटर्न 4 वो पैटर्न है जिसमें हमें ये डिसाइड करना है कि हमें आर्टिकल ए एन इस्तेमाल करना है या आर्टिकल द। जब हमें ये डिसाइड करना आर्टिकल ए इस्तेमाल करना है या आर्टिकल एन इस्तेमाल करना है तो आसानी से हम आर्टिकल ए और एन के बीच का डिफरेंस समझ पाते हैं। जब आर्टिकल द इस्तेमाल करना है तो हम नाउन का डिस्क्रिप्शन देख के आर्टिकल द लगा देते हैं या एग्जेक्टिव देख के हम आर्टिकल द लगा देते हैं। अब सवाल यह है कि कई बार ऐसा होगा जब आपको आर्टिकल ए एन और आर्टिकल द में चुनाव करना होगा, कहीं आर्टिकल द लगा होगा, कहीं आर्टिकल ए एन लगा होगा, तो इसके बढ़िया वाले पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पैटर्न करेंगे, इसमें कंसेप्ट जैसा सीखने जैसा कुछ नहीं है, सवालों के माध्यम से बस जो आपने सीखा है उन्हीं को खाली अप्लाई करके आपको सीखना है कि इस पैटर्न का जो क्वेश्चन है उसको कैसे क्रैक करते हैं और इस पैटर्न के क्वेश्चन में क्या है और आता क्या है। जैसा पहला क्वेश्चन है, आई मेट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट। अब मैंने क्यों लिखा हुआ है, ये पैटर्न कैसा है, ये पैटर्न है ए एन वर्सेस द। जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ आई मेट द जेंटलमैन, तो सबसे पहले जेंटलमैन आपको देखना है। तो जेंटलमैन, जेंटलमैन क्या है, सिंगुलर। अगर जेंटलमैन लिख दिया जाए तो कैसा हो जाएगा, प्लूरल। अगर जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो ये कैसा हो गया, सिंगुलर कॉमन नाउन, या दूसरे लोग इसको कह सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो मैंने आपको क्या बताया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर सेंटेंस के अंदर, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर सेंटेंस के अंदर अगर विवरण ना दिया हो, डिस्क्रिप्शन ना दिया हो, विवरण ना दिया हो इस नाउन का,
तो इसके पहले आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल करते हैं। अगर विवरण दिया हो या डिस्क्रिप्शन दिया हो तो आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं, यही बात है। अब यहाँ पे जरा जेंटलमैन के विषय में देखो, क्या जेंटलमैन के विषय में कोई अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दी है? आई मेट द जेंटलमैन, मैं जेंटलमैन से मिला। मुझे कैसे पता जेंटलमैन फिक्स है? टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट, अपने रास्ते में जब मैं मार्केट जा रहा था। जेंटलमैन के विषय में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे जाने के, मेरे आने के, मेरे विषय में जानकारी है, मैं मार्केट जा रहा था, मैं मिला, लेकिन जेंटलमैन के विषय में कोई अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यह है सिंगुलर कॉमन नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो आर्टिकल दा का यूज केस यहाँ पे गलत है। आप क्या कहोगे? आई मेट अ जेंटलमैन, मैं एक जेंटलमैन से मिला था जो जब मैं मतलब मार्केट जा रहा था रास्ते में। सेंटेंस सही हो जाएगा। तो समझ में आया? कैसे पहचानेंगे? ऐसे पहचानेंगे। अगले जरा ध्यान से देखो, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। यहां पे आपको ना फिक्स सेंस नहीं देना है। ए वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीज करने का एक तरीका है। यहां इस क्वेश्चन नंबर 42 में थोड़ा सा आपको डाउट होगा क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है जो मैं आपको बता रहा था। अगर ऑफ लगा के डिस्क्रिप्शन दिया हो तो बात सही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर टू लगा के डिस्क्रिप्शन दिया हो तो टू लगा के डिस्क्रिप्शन नहीं मेंशन होता है, इन लगा के होता है या ऑफ लगा के होता है। ध्यान रखिएगा, इन लगा के होता है या ऑफ लगा के होता है, या सेंटेंस को पढ़ के। जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आने लगेगा यहाँ पे जनरल सेंस में बात हो रही है। तो यहाँ पे द वे टू इंक्रीज नहीं होगा, ए वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन होगा। क्या होगा? ए वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ए वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। ए वे टू डू समथिंग होता है, द वे टू डू समथिंग नहीं इस्तेमाल करोगे यहाँ पे। ए वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ये जनरल सेंस में इस्तेमाल करना है, मतलब यहाँ पे फिक्स सेंस में इस्तेमाल नहीं करना है। इस वजह से हमें वे के पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला है वी स्टेड फॉर ए शॉर्ट टाइम इन द होटल। जब हम होटल की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सिंगुलर हमारे हिसाब से कॉमन नाउन और लोगों के हिसाब से सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो जैसे याद कर ले। अब इस होटल के विषय में कोई और अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर होटल के विषय में अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आर्टिकल दा का यूज गलत है। यहाँ पे क्या होगा? होटल के हिसाब से आर्टिकल ए आएगा। समझ में आया? अगला है व्हेन आई मेट विथ हिम द कपल ऑफ डेज बैक। ये फ्रेज होता है, द कपल ऑफ डेज नहीं लिखते, ए कपल ऑफ डेज, कुछ एक दिन पहले की बात होती है। तो एक फ्रेज होता है, इस फ्रेज को याद रख लीजिएगा। ये टाइप 5 में आएगा, गलती से इस टाइप 4 में कन्वर्ट हो गया है। तो व्हेन आई मेट हिम ए कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग ए न्यू बुक। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रूल समझाया जाता है उसके बियॉन्ड होती है, तो हम कहते हैं ना ये वाला केस एक्सेप्शनल है। तो यहाँ पे आर्टिकल में वो केस एक्सेप्शनल नहीं आता है। कुछ फ्रेज होता है जिसका फिक्स पैटर्न होता है, कुछ फ्रेज होता है जिसका फिक्स पैटर्न होता है कि वो इसी फॉर्मेट में रहता है। इसी तरीके से हम एक कपल ऑफ डेज बोलते हैं, एक फ्रेज है। तो कुछ दिन पहले की बात करते हैं तो एक कपल ऑफ डेज, कुछ एक दिन पहले की बात करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल दा इस्तेमाल नहीं होगा, आर्टिकल ए इस्तेमाल होगा जो है। एन एंशियंट्स कंसिडर्ड दैट नॉलेज हैड इट्स लिमिट। एन एंशियंट लिखा हुआ है, जब हम एंशियंट प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके पहले आर्टिकल एन इस्तेमाल नहीं होगा। वैसे भी हम जब पुराने लोगों की बात करते हैं ना तो हम एंशियंट की बात कर रहे थे तो हम इसके पहले आर्टिकल दा लगाते हैं। द एंशियंट्स कंसिडर्ड दैट नॉलेज हैड इट्स लिमिट। अगला है योर मोटिवेशनल स्पीच हैज हैड द ट्रमेंडस इफेक्ट ऑन माई शोल्डर्स। यहाँ पे हम इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इस इफेक्ट का कोई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये मेरे ऑन माई स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट पर है। इफेक्ट के विषय में और कोई विवरण नहीं दिया हुआ है। अगर इफेक्ट के विषय में सेंटेंस के अंदर कोई विवरण नहीं दिया हुआ है तो आप क्या कहोगे? योर मोटिवेशनल स्पीच हैज हैड अ ट्रमेंडस इफेक्ट। बहुत बढ़िया, एक बहुत बढ़िया प्रभाव डाला उसने, बहुत बढ़िया प्रभाव डाला। यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे ये जो इफेक्ट है इसके विषय में कोई अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस इफेक्ट को फिक्स सेंस में इस्तेमाल करने की नीड नहीं है। अगला जरा ध्यान से देखना, हिज मदर होप्ड दैट बंटी वुड ग्रो अप टू बी द वाइज एंड ए फेमस मैन। ये मैन की बात हो रही है। जब हम माँ कहती है ना कि मेरा बच्चा बड़ा होकर एक बुद्धिमान, एक वाइज मैन बनेगा, सक्सेसफुल मैन बनेगा, तो एक बड़ा आदमी बनेगा, ऐसा बोलती है माँ। तो एक बड़ा आदमी का सेंस देना है। वैसे भी इस मैन के विषय में यहाँ पे जो फेमस और वाइज लिखा हुआ है, ये फेमस और वाइज जो है स्पेशल एग्जेक्टिव्स नहीं है, ये जनरल एग्जेक्टिव्स हैं। और जनरल एग्जेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं इस्तेमाल होता है, तो आर्टिकल दा इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ आर्टिकल ए की जरूरत है। और इसको इस तरीके से करने के बजाय अगर आम जिंदगी की जो बात होती है उससे अगर को रिलेट करोगे कि माँ क्या कहती है, मेरा बच्चा बड़ा होकर जो है एक दिन बहुत बड़ा स्थान बनेगा, या एक बुद्धिमान आदमी बनेगा, एक फेमस आदमी बनेगा, तो एक बोलती है वहाँ पे। यहाँ पे एक सेंस देना है, आर्टिकल दा की नीड नहीं थी। तो हिज मदर होप दैट बंटी वुड ग्रो अप टू बी अ वाइज एंड अ फेमस मैन। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले पैटर्न की,
तो ये पैटर्न हमारा पैटर्न नंबर 5 है। ये पैटर्न आपको पूरी तरीके से रटना पड़ेगा, जब तक आप इसे रटोगे नहीं आपकी बात बनेगी नहीं। पैटर्न नंबर 5 की अगर बात करें तो वो पैटर्न नंबर 5 में जो मैंने कवर किया है वो ये है कि कुछ फिक्स फ्रेज है, कुछ फिक्स फ्रेज है जिसमें आर्टिकल आता है, कुछ फिक्स फ्रेज है जिसमें आर्टिकल नहीं आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अ पेयर ऑफ लिखते हैं, ये बहुत कॉमन फ्रेज है जो सबको याद रहता है। अ ग्रेट पेन लिखते हैं, मेक अ मिस्टेक होता है, सच अ रेट होता है, ए वे टू डू समथिंग होता है, ठीक है ना, सच ए मैनर होता है, एक ग्लिम्स ऑफ होप होता है। क्या होता है? एक ग्लिम्स ऑफ होप या ग्लिमर ऑफ होप बोलते हैं, ठीक है ना। आशा की एक किरण, आशा की एक किरण, आशा की एक किरण, एक ग्लिमर ऑफ होप बोलते हैं, इसका मतलब होता है आशा की एक किरण। इन सब में आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल है, यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल है, मेक अ मिस्टेक आर्टिकल ए का इस्तेमाल है, सच ए रेट आर्टिकल ए का इस्तेमाल है, ए वे टू आर्टिकल ए का इस्तेमाल है, सच ए मैनर तो सच ए इस्तेमाल करते हैं, एक ग्लिमर ऑफ होप इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल ए का इस्तेमाल है। तो इन फ्रेजेस पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए गए हैं, इन फ्रेजेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए गए। इन फ्रेजेस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं? इन पे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं या तो इनका आर्टिकल ए हटा दिया जाता है या उनकी जगह आर्टिकल द रख दिया जाता है। तो दोनों अपने आप में गलत होते हैं, सही क्या होता है? आर्टिकल ए रखना होता है इन सारे फ्रेजेज के साथ। अगर द है तो उसको आर्टिकल ए में बदलना होता है, और आर्टिकल ए नहीं है तो आर्टिकल ए लगाना होता है। और ये कुछ फ्रेजेज हैं, ये कुछ फ्रेजेज हैं जिसमें आर्टिकल ए नहीं होता है। जैसे टू लूज हार्ट बोलते हैं, एग्जाम में लिख के आता है टू लूज अ हार्ट वो आ जाता है। टू सेट अ फूट लिख के आ जाता है, गलत होता है, टू सेट फूट होता है। टू गिव अ एन ईयर लिख के आ जाता है, यहाँ पे एन डाला जाता है, गलत होता है, ये एन का इस्तेमाल गलत है यहाँ पे, ठीक है। एट होम, एट होम होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे द लगाया जाता है, नॉट लास्ट, नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एट होम है तो ये जो है ना, इनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। टू कैच अ फायर नहीं होता, टू कैच फायर होता है। इन अ हैंड नहीं होता, इन हैंड होता है। सेट ऑन ए फायर ये अक्सर करके आता रहता है, तो सेट ऑन फायर लिखते हैं। बाई कार बाई बस ये आपके एग्जाम में बहुत आता है। बाई द कार बाई द बस लिख के आता है, तो बाई कार बाई बस होता है, ठीक है ना। एट अ लास्ट नहीं होता, एट लास्ट होता है। बाई मिस्टेक होता है, बाई अ मिस्टेक नहीं होता है। इन अ डेंजर नहीं होता, इन डेंजर होता है। टू टेक हार्ट होता है, टू टेक अ हार्ट नहीं होता है। तो ये सारे के सारे हैं जिनके साथ आर्टिकल लगा के दिया जाता है, आर्टिकल ए हो, आर्टिकल एन हो या आर्टिकल द हो। तो इन 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 फ्रेजेस के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है और इनके साथ आर्टिकल का यूज होता है। अब जैसे बाकी सारी चीज समझने वाली थी, लेकिन अगर सही मायने में इसको देखो तो ये कैसे आप प्रिपेयर करोगे? इसके लिए तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा कि टू लूज हार्ट होता है, इनकी रिदम, इनके टोन को समझना पड़ेगा कि ये फ्रेज इस टोन में होते हैं, इस रिदम में होते हैं। तो 8-10 बार इसको लिख के पढ़ोगे तभी तो ये याद होगा। अब जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, 200 क्वेश्चन मैं आपको पूरा दिए दे रहा हूं, ठीक है ना। उन 200 क्वेश्चन में से कम वो वाले तो जरूर याद कर लो जो पिछले 20 सालों में आपसे पूछे गए हैं। अगर रिपीट भी होंगे तो ज्यादातर वही रिपीट होंगे। कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो मैंने आपके स्क्रीन पे लिख रखा है, ये पीडीएफ ऑलरेडी शेयर करूंगा। इतना याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। इतना पूरा जो डेटा दे रहा हूं ये कंज्यूम भी नहीं होगा। अगर किसी को लगता है कि सर बस इतने में काफी, नहीं, जितना मैं डेटा दे रहा हूं वो डेटा कंज्यूम नहीं कर पाओगे मेरे भाई। ये डेटा कंज्यूम करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। 2-2 साल लग जाता है, ये डेटा आदमी कंज्यूम नहीं कर पाता। मैं इन डेटा को इस तरीके से शॉर्ट कर रहा हूं कि अगर आप इसको सही से समझ के याद करोगे तो शायद ये डेटा कंज्यूम कर जाओ। लेकिन डेटा सारे रेलिवेंट है, मैं कोई ऐसा डेटा ही लेके नहीं आ रहा हूं जो इररेलेवेंट हो, जो आपके एग्जाम के हिसाब से रेलिवेंट ना हो। तो चलो इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन करते हैं, पैटर्न नंबर 5 के। पैटर्न नंबर 5 में पहला क्वेश्चन है, ही फेल हैविली एंड हिज कैच ही फेल हैविली एंड दिस कॉज्ड हिम अ ग्रेट पेन होता है। क्या होता है? अ ग्रेट पेन। ये फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है बड़ी पीड़ा। अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक होता है, मेक मिस्टेक नहीं होता, मेक अ मिस्टेक होता है, ठीक है। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस जस्टिस एंड केयर्स। यहाँ पे आर्टिकल द की नीड नहीं है, इसमें जो है जस्टिस एंड केयर्स की बात करें, इस फ्रेज में आर्टिकल द की नीड नहीं होती है, आर्टिकल द अननेसेसरली है, यूज हुआ है। ए मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एट सच ए रेट होता है। क्या होता है? सच अ रेट होता है, ये पूरा आपका एक फ्रेज होता है, सच ए रेट, उस रेट पर, इसका मतलब होता है। ये सारे फ्रेज है, आप इनको याद करना पड़ेगा, इनके टोन को याद करना पड़ेगा, इनके रिदम को याद करना पड़ेगा, इसमें रटने के अलावा कुछ है नहीं। अगला है, ही नोज दैट योर मसल्स आर नॉट सेम एज हिज। नॉट, यहां पे सेम के पहले लगाते द सेम,
अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे हो तो उसके साथ सेम के साथ आर्टिकल द लगाते, तब जाके जो सेम को है वो फिक्स कर पाओगे। उसकी तरह आपको करना है, सेम एज हिज। ये जो एज हिज लिखा है ना, तो सेम के पहले आर्टिकल द लगाओगे ताकि आप सेम को फिक्स कर सको। तो ही नोज दैट योर मसल्स आर नॉट द सेम एज हिज। अगला है, डू यू थिंक यू कुड लेंड मी अ गुड पेयर ऑफ, होता है ए गुड पेयर ऑफ होता है, आर्टिकल ए की जरूरत है यहाँ पे। जब आप पढ़ते हो, अगर बेसिक या फाउंडेशन बैच पढ़ रहे होते, जब आप काउंट अनकाउंटेबल नाउन पढ़ाया जाता है, जब बाकी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो आपको पढ़ाया जाता है, जब कॉमन नाउन में हम बताते हैं ना कि पेयर ऑफ बाइनाकुलर्स होता है, 2 पेयर्स ऑफ बाइनाकुलर होता है, तो पेयर ऑफ बोलते हैं ना, ए पेयर ऑफ पेयर ऑफ पेयर ऑफ। तो ए पेयर ऑफ यहाँ पे आएगा, तो ए गुड पेयर ऑफ ग्लव्स टू वियर टू द वेडिंग। अगला है व्हाट डिलीशियस। आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिए, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन पूरा देखना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें अगर छूट जाए तो क्वेश्चन के माध्यम से कवर हो जाती। व्हाट, हाउ, सच, क्वाइट, इन सब के बाद व्हाट ए, हाउ ए, सच ए, क्वाइट ए, इनके बाद आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं, या एन का भी इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड करता है इसके बाद क्या आया हुआ है। व्हाट ए, व्हाट एन, हाउ ए, हाउ एन, सच ए। ज्यादातर देखोगे तो आप आर्टिकल ए के साथ ही इनका इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर इसके बाद अगर कोई नाउन आया है जिसके हिसाब से आर्टिकल लेना है तो आर्टिकल ए या एन में से कुछ भी ले सकते हो। तो ये याद रखना, चार के चारों शब्द याद रख लो। व्हाट, हाउ, सच और क्वाइट के बाद हम आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट डिलीशियस लिखा है तो व्हाट अ डिलीशियस होगा, क्या होगा, व्हाट अ डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज हैव। ये जो व्हाट और हाउ है ना, ये क्या करते हैं हम, ये हम एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ जब सेंटेंस बनाया जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाया जाता है, उसमें इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट और हाउ के बाद आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, व्हाट और हाउ के बाद आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करते हैं, सच और क्वाइट के बाद भी आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चारों जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट, हाउ, सच, क्वाइट, सच है, हाउ है। ये आप याद कर लीजिए सारे के सारे लोग। ये चले क्वेश्चन होंगे ना, हाँ ठीक। देयर इज अ रिन्यूड सेंस, देयर इज अ रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी इन ए कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। अ रिन्यूड सेंस एक फ्रेज होता है, अ रिन्यूड सेंस, जब आपको किसी चीज की जल्दबाजी हो जाती है, जल्दबाजी के लिए इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हो, कि जब आपको अभी भी याद आया कि किसी चीज में जल्दी करनी है तो इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हो, और ये फ्रेज होता है रिन्यूड सेंस ऑफ, रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, जैसे अभी तक आपने क्या सीखा है, आपने ये सीखा है कि भाई अगर इस रिन्यूड सेंस के बाद अगर डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो, क्योंकि ऑफ लगा के अर्जेंसी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल दा। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल दा लगाना है उस हिसाब से। अगर वो वाला भी हिस्सा समझ के अगर आप इस वाले सेक्शन में टिक करके निकल आते हैं तो क्वेश्चन तो आपका सही हो जाता है। लेकिन स्पॉट देयर के सेक्शन में अगर इसको करेक्ट करना होता है तो यहाँ पे आर्टिकल ए लगाना होता है, क्योंकि ये जो फ्रेज होता है ये इस तरह होता है, रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी, जब आपको लगने लगे कि नहीं अब जल्दबाजी में किसी चीज़ को अब जल्दी करना है, अभी अभी आप जागे हो और आपको किसी चीज़ के लिए जल्दी करनी है, तो इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी। एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज ब्रॉट अ ग्लिमर ऑफ होप होता है, आशा की एक किरण। ये अभी अभी तो बताया मैंने, अ ग्लिमर ऑफ होप होता है, आशा की एक किरण। अगला है आई वॉज एट अ लॉस होता है, एट अ लॉस होता है, आई वॉज एट अ लॉस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। आई वॉज एट अ लॉस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अगला है द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर। ये हमारा पैटर्न बदल गया। ये जो अब तक आए हुए क्वेश्चन, जो अब तक क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों में, वो मैंने कवर किया है। सीट में इस तरीके के कुछ क्वेश्चन और देख सकते हो, एक क्लास में और लेने के प्लान में हूँ। अगर सीट में कुछ नया आइडिया मिला मुझे, तो अगर सीट में जो बचा हुआ है, क्योंकि आज मैं जो कवर कर रहा हूँ वो 70 क्वेश्चन के आसपास कवर कर रहा हूँ, इन 70 क्वेश्चन के बाद जो बचे हुए मेरे पास 120 क्वेश्चन है, उन 120 क्वेश्चन में अगर कुछ नया आइडिया मिला तो मैं एक और लेक्चर लूंगा, अगर नहीं होगा तो डायरेक्टली सीट ही मैं आपको दे दूंगा। जो टोटल 200 क्वेश्चन की सीट है वो आज की जगह आपको कल मिल पाएगा। अब इसके बाद अगर अगले पैटर्न की बात करूँ, हमारा जो ये वाला पैटर्न है, ये पैटर्न भी आपको रटने की जरूरत है, ये पैटर्न आपको रटने की जरूरत है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ समझने की जरूरत है। जब हम आर्टिकल दा की बात करते हैं तो कुछ फिक्स चीज़ें होती है जिनके साथ आप आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हो, कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं जिसके साथ आप आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई, रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, तो द रेड फोर्ट लिखते हैं, द ताजमहल लिखते हैं। रिवर्स हो गया, द गंगा लिखते हैं, द जमुना लिखते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गया, होली बुक्स हो गया, रामायणा हो गया, महाभारता हो गया, तो इनके पहले आर्टिकल दा लगाते हैं। इन्वेंशंस हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, एयरबोज हो गया, द इंडियन एयरलाइन लिखते हैं, ठीक है ना। ट्रेन्स के नाम लिख गए तो उसमें लिखते हैं। डायनेस्टी की बात हो गई, द मुगल हो गया,
द सल्तनत काल से हो गए तो डायनेस्टी में हम लगाते हैं। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो हम उनके साथ लगाते हैं, ठीक है ना। यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम जैसे वर्ड देशों के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो हम उसके साथ लिखते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर आप यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम जैसे शब्द देख रहे हो जिसमें ग्रुप ऑफ कंट्रीज आ रही है, ग्रुप ऑफ चीज़ें आ रही हैं जिनको मिला के एक देश बनाया गया है, तो ये उसके सिंबल होते हैं, कई चीज़ों से मिला होता है, तो उस केस में उनके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें तो सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गया, जो आसमान में तैरने वाली बॉडी, जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, तो जो सेलेस्टियल बॉडीज जितनी भी होती है उनके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ट्रॉफीज़ के जो नेम होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना द बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी, तो ट्रॉफीज़ के जो नेम होते हैं उसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। होटल्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, बड़े बड़े होटल्स के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है ना, उनके पहले इस्तेमाल करते हैं। रिलीजन के पहले इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के पहले इस्तेमाल करते हैं, द बीजेपी इस्तेमाल करते हैं, द कांग्रेस इस्तेमाल करते हैं। कैनाल्स के पहले करते हैं, डिजर्ट्स के पहले करते हैं, बेज के पहले करते हैं, ओशंस के पहले करते हैं, सीज के पहले करते हैं, ठीक है ना, और पोस्ट के पहले करते हैं। अब जब बात आती है ये, तो ये पूरा रटने वाली चीज़ है। इसके एग्जाम्पल आपको मेरी इंग्लिश ग्रामर की किताब में खूब भर भर के दिए हैं मैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इसमें इस टाइम पे जब आप एग्जाम का समय होता है तब इसमें बहुत सारा आपको समय देने की जरूरत नहीं है। आप एक दो बार इसको रीड कर लो और 8 10 15 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। 8 10 क्वेश्चन भी अगर आपने इस पर प्रैक्टिस कर लिए, इसका मतलब यह है कि आपको समझ में आ गया है कि हाँ इनके पहले लगाना है, इनके पहले नहीं लगाना है। कुछ 12 15 ऐसे शब्द हैं जो रिपीट होते रहते हैं, वही शब्द बार बार आते हैं। आप इसको एक बार इस फॉर्मेट में पढ़ लो कि इनके बाद लगता है। ये फिक्स चीज़ें हैं, फिक्स पैटर्न है, मतलब किसी भी किताब में खोलोगे तो ये पूरा दिया रहता है आर्टिकल के चैप्टर में, और इस पर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी टाइम देने लायक नहीं है। जितना मैं टाइम आपको बोल रहा हूँ इस बचे हुए समय में एलोकेट करने को, एलोकेट कर लो। अगर आपको इसका पूरा डेप्थ जानना है तो मैं आपको कहूँगा कि मेरी इंग्लिश ग्रामर की किताब ऑर्डर कर लो घर पे। मेरी 3 किताबें, उन 3 किताबों में सब कुछ है, उससे बाहर कुछ नहीं एग्जाम में आता है। उनको बैठो, और वो भी इसी तरीके से बहुत स्ट्रक्चर्ड लिखा है किताब, हर चीज़ आपको अपने प्लेस पे मिल जाएगी। ये हो गया जिनके साथ आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। अब इधर कुछ चीज़ें हैं जिनके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे डेज के पहले नहीं करते, मंथ्स के नाम के पहले नहीं करते, सब्जेक्ट के नाम के पहले नहीं करते। ये आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। जैसे संडे मंडे ट्यूसडे है तो उन डेज के पहले नहीं करते। मंथ हो गया, जनवरी फरवरी मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, इनके पहले नहीं करते हैं। सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिटरेचर, लिटरेचर कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, लिटरेचर से पहले इस्तेमाल नहीं करते। रोड्स के नाम के पहले नहीं करते हैं। मील्स जो ब्रेकफास्ट होती है आपकी, जो डिनर होती है, इनके पहले नहीं, मील्स के नाम के पहले नहीं करते। गेम्स जितने भी होते हैं वो उसके पहले नहीं करते, गेम्स के नाम के पहले। लैंग्वेजेस के पहले नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज के नाम के पहले नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें और हैं इनके अलावा, जैसे हम बात करें ये रटने वाली बात, अब मैन, ओमैन, मैन के पहले नहीं करते, ओमैन के पहले आर्टिकल देन, और मैनकाइंड के साथ नहीं करते। हम अंकल के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं, मदर के साथ, फादर के साथ, सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ नहीं करते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा आता है जिसमें हम बात करते हैं स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, होम, चर्च, सी, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, कोर्ट, पेड। इन सब के साथ हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल इन जनरल नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ स्कूल की बात करें, यहाँ पे थोड़ा समय देने की जरूरत है इसलिए मैं दे रहा हूँ। अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो स्कूल हम क्या करने जाते हैं, पढ़ाई। अगर हम कॉलेज की बात करें, यहाँ भी पढ़ाई करने जाते हैं। टेम्पल हम पूजा करने जाते हैं, घर में हम रहते हैं। चर्च में पूजा करने जाते हैं। सी जो होता है वहाँ पे टहलने के लिए जाते हैं। हॉस्पिटल की बात करें, इलाज करने के लिए जाते हैं। मार्केट खरीदारी करने के लिए जाते हैं। प्रिजन में जेल की हवा खाने जाते हैं। और कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए जाते हैं। बेड पे सोने के लिए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, जब इनका सेंटेंस में इस्तेमाल इनके प्राइमरी पर्पज से हो, प्राइमरी पर्पज जैसे अगर टेम्पल का इस्तेमाल मंदिर में पूजा करने के लिए इस्तेमाल हो, स्कूल और कॉलेज का इस्तेमाल पढ़ने के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए सेंटेंस के अंदर, तो इनके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते। पर अगर इनके प्राइमरी पर्पज के अलावा सेकेंडरी पर्पज में अगर इनको सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाए तब इनको कोट करना पड़ता है, फिर इनको डेफिनिट करना पड़ता है, तब इनके साथ आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें ऑफिस, सिनेमा, मूवी, थिएटर, पिक्चर, सर्कस, स्टेशन, बस स्टॉप, इन सब के पहले हम करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑफिस के पहले, सिनेमा के पहले, मूवी के पहले, थिएटर के पहले, पिक्चर के पहले, सर्कस के पहले, स्टेशन के पहले, बस स्टॉप के पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, द ऑफिस लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम द ऑफिस लिखते हैं, द सिनेमा लिखते हैं, द मूवी लिखते हैं, हम गोइंग फॉर द मूवी लिखते हैं, हम गोइंग द थिएटर लिखते हैं, द पिक्चर लिखते हैं, द सर्कस लिखते हैं, द स्टेशन लिखते हैं, द बस स्टॉप लिखते हैं। ये इन सब के पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, और इन सब के साथ भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं। इतना समय अब आपके पास नहीं बचा हुआ है कि मैं
ये वाला सेक्शन उठाऊं और इस पे बैठ के 1 घंटे का डिस्कशन करूं, मतलब ये वो समय तो नहीं रह गया। ये तब होता है जब आप फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हो, तो इसमें मैं खूब लेके बैठ के आपको 10 10 15 15 20 20 एग्जाम्पल के साथ इसको रटवाऊं तो चलेगा। यहाँ आपको समरी याद रखनी है, क्योंकि आपके 50 55 दिन के बाद तो पेपर है। 50 55 दिन के बाद अगर ये आप क्रक्स अगर याद नहीं कर पाते हो, अगर ये रिवीजन के लिए सही से इन चीज़ों को समझ के अगर अपने पास स्टोर नहीं करते हो, तो गड़बड़ हो जाएगा। और इन चीज़ों को आप कितना भी रटोगे, होता क्या है कि आप इसे भूल जाओगे। इसे याद रखने का सबसे सही तरीका है कि इन पर जो बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार 2 बार इस वीडियो को देख लो, उसके बाद इन पे जो बेस्ड क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को 2 3 4 बार प्रैक्टिस कर लो, ये सारा याद रह जाता है। मतलब मुझे भी अगर ये पूछोगे तो मैं ऐसे बोर्ड अगर बंद कर दूं तो सारा ऐसे बता नहीं पाऊंगा आपको कि नहीं मैं सब ऐसे ऐसे लिख दूं। ये तो पूरा टोन और रिदम याद है भाई, उतने समय से पढ़ा रहा हूँ, खुद भी खूब रट्टा मारा था, तो ये सारा टोन याद है। तो जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है यार कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये लगेगा, यहाँ पे ये नहीं लगेगा। तो ये आखिरी पैटर्न है जिस पैटर्न पे आपके एग्जाम में और क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा और दूसरा कोई पैटर्न नहीं बना हुआ है जिसपे आर्टिकल के चैप्टर से क्वेश्चन बने। तो कुछ 7 8 क्वेश्चन और है, पेशेंस रख के इसको भी देखते जाइएगा। द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर। लिटरेचर के पहले आर्टिकल दाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल दाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम। मैं जो है टेम्पल जाता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। तो यहाँ पे जब टेम्पल की बात हो जाए, चर्च की बात हो जाए, स्कूल की बात हो जाए, कॉलेज की बात हो जाए, तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर इसके अंदर कोई ऐसा हिंट ना दिया हो, अगर सेंटेंस के अंदर कोई हिंट ना दिया हो कि टेम्पल का यूज दूसरे केस में हो रहा है, तब तक उसके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे आई गो टू द टेम्पल नहीं लिखोगे, आई गो टू टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम। जब भी मुझे समय मिलता है तब मैं चला जाता हूँ। तो मंदिर क्या करने जाऊंगा? पूजा करने ही जाऊंगा। तो यहाँ पे जो इसका यूज है वो पूजा करने के सेंस में है। तो इसका जब प्राइमरी यूज होता है तो आर्टिकल दा का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेज इन द ग्रेट ब्रिटेन। जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल है। ये सेंटेंस अपने आप में सही है, ठीक है ना, ये अपने आप में सही है, इसमें कोई एरर नहीं। मेनी ओवरसीज स्टूडेंट अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। अब कॉलेज अटेंड करने की बात हो रही, पढ़ाई करने के लिए हो रही, तो कॉलेज के पहले भी आर्टिकल दा लगाने की नीड नहीं है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ये आपके सीजीएल टियर 1 में आया है, नो एरर है। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फेयर। जो इक्वेटर होता है वो डिवाइड करता है अर्थ को 2 हेमिस्फेयर में। क्या होता है इक्वेटर? होता है क्या है, जो हमारी अर्थ है इसके बीच वाली जो लाइन होती है उसको इक्वेटर बोलते हैं, और इसके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले क्या करते हैं? आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। कुछ फिक्स चीज़ें होती है जिसमें से ये भी एक फिक्स चीज़ है जिसके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। पैसिफिक ओशियन, ओशियन के नाम से पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, ये फिक्स वाली बातें हैं। आर्टिकल दा, द पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। टू इम्प्रूव योर वैकेबलरी, वन थिंग दैट यू शुड डू इज टू रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे। न्यूज़पेपर के नाम के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। यूनिसेफ इस ये नाम है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे। द यूनिसेफ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, द रोड फ्रॉम माई हाउस टू टेम्पल इज फुल ऑफ पैथहोल्स। अब यहाँ पे देखो मुख्य चर्चा क्या है, टेम्पल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मुख्य चर्चा क्या है, हम ये बता रहे हैं जो रोड है मेरे घर से टेम्पल तक, मेरे घर से टेम्पल तक, वो क्या है? गड्ढों से भरा हुआ है। पैथोल का मतलब होता है गड्ढा, पैथोल का मतलब होता है गड्ढा। द रोड फ्रॉम माई हाउस टू टेम्पल, द रोड टू माई हाउस, द रोड फ्रॉम माई हाउस टू टेम्पल इज फुल ऑफ पैथोल्स। यहाँ पे जो टेम्पल की चर्चा है वो रास्ता बताने के लिए किया गया। यहाँ टेम्पल की चर्चा जो है पूजा करने के हिसाब से नहीं बता रहा है। तो अगर मैं बात करूं द रोड फ्रॉम माई हाउस टू टेम्पल, तो यहाँ पे आर्टिकल दा यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक चीज और भी समझ लो, जब आप डेफिनेट स्थिति समझते हो तो इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो मेरा ये घर है, मान लो मेरा घर है, इस घर से मैं रोड की बात कर रहा हूँ, तो इससे बहुत सारे रोड निकल सकते हैं। इससे क्या निकल सकते हैं? बहुत सारे रोड निकल सकते हैं। पर मैं किस रोड की बात कर रहा हूँ? उस रोड की बात कर रहा हूँ जो टेम्पल को जा रहा है। तो द रोड, इस वजह से रोड के पहले हमने आर्टिकल दा लगाया है कि हम किसी और रोड की बात नहीं कर रहे, हम उस रोड की बात कर रहे हैं जो मेरे घर से कहाँ जा रहा है, वो टेम्पल जा रहा है। द रोड फ्रॉम माई हाउस टू द टेम्पल। और एक चीज और समझिएगा, यहाँ एक और बात है जो आपको याद रखनी है। अगर पजेसिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल कर दिया गया है, तो जब पजेसिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हो तो पजेसिव एग्जेक्टिव अपने आप में वो किसी नाउन को डेफिनेट कर देती है। जैसे मैंने कह दिया हमारा घर, तो घर तो डेफिनेट हो गया ना, कि हम किसी ऐसे घर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कहता था द रोड फ्रॉम अ हाउस टू अ टेम्पल, एक हाउस से एक टेम्पल की,
यहाँ पे पहले मैंने माई कर दिया है तो हाउस को फिक्स कर दिया है, तो टेम्पल को भी फिक्स करना पड़ेगा। मेरे घर के सामने जो टेम्पल है उस रोड की बात कर रहा है, रोड को भी हमने फिक्स किया है और टेम्पल को भी फिक्स करेंगे। हमारे घर के आजू बाजू बहुत सारे टेम्पल हो सकते हैं, पर वो सीधी वाली जो टेम्पल है, जैसे दूर जाके टेम्पल होगा उधर, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे घर से बिल्कुल स्ट्रेट सीधा है। जो लिसनर है उसको किस टेम्पल की बात हो रही है उसको ये बताना है, उसको बताने के लिए हमको इसके पहले आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, द किंग जॉन कार्लोस ऑफ स्पेन अराइव्ड इन लंदन टुडे फॉर ए 3 days विजिट। तो देखो हम यहाँ पे एक कंसेप्ट भी आपको समझाएंगे जब हम बात कर रहे हैं किंग जॉन कार्लोस की। तो देखो एक तो राजा की बात कर रहे हैं, अगर मैं इसको लिखता द किंग ऑफ स्पेन, द किंग ऑफ स्पेन, तो ये सही होता कि हम राजा की बात कर रहे हैं। राजा तो कहीं का भी हो सकता है, लेकिन वो स्पेन के राजा की बात करेंगे तो हम आर्टिकल दा लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इस किंग का नाम दे दिया है, तो जब इस किंग का नाम दे दिया है जॉन कार्लोस, तो या तो आप आर्टिकल दा से इसको फिक्स कर लो या नाम दे दो। तो जब हम जॉन कार्लोस कह दिया तो इसका क्या मतलब, हम राजा जॉन कार्लोस की बात कर रहे हैं। और आपने कभी सुना है कि जॉन कार्लोस नाम का या किसी भी नाम का दो देशों के राजा का नाम सेम ही हो? ऐसा नहीं होता ना। इस सेंस में जॉन कार्लोस जो है स्पेन के राजा थे, उन पे ये सेंटेंस बनाया गया है। तो जॉन कार्लोस ऑलरेडी फिक्स है कि हम किस किंग की बात कर रहे हैं, जॉन कार्लोस की, जो कि स्पेन में है। हम आर्टिकल दा इसके साथ नहीं लगा सकते। अगर हम आर्टिकल दा लगाएंगे तो इसका मतलब ये निकल आएगा कि जॉन कार्लोस नाम के बहुत सारे व्यक्ति हैं, जॉन कार्लोस नाम के बहुत सारे व्यक्तियों में बहुत सारे राजा भी हैं अलग अलग देश के, उसमें से हम स्पेन वाले जॉन कार्लोस राजा को की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब यही आएगा कि बहुत सारे जॉन कार्लोस हैं, बहुत सारे जॉन कार्लोस नाम के राजा हैं, और जो बहुत सारे राजा है जॉन कार्लोस नाम में, उसमें से स्पेन वाले जॉन कार्लोस राजा की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसका मीनिंग निकलेगा, लेकिन एक्चुअली ये सच नहीं है। जॉन कार्लोस नाम के एक ही राजा, हमको ये मैसेज कन्वे करना है। तो ऑलरेडी अगर मैं आर्टिकल द हटा दूं, ये यहाँ से हटा दूं, किंग जॉन कार्लोस ऑफ स्पेन, तो सेंटेंस अपने आप में सही हो जाएगा। ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस सुपरफ्लुअस है। आर्टिकल के यूज केस में सेंटेंस सुपरफ्लुअस है, क्योंकि मैसेज ऑलरेडी कन्वे हो रहा है, क्योंकि हमने प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कर लिया है। और प्रॉपर नाउन जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। आर्टिकल दा का भी इस्तेमाल कब करते हो, डेफिनेट करने के लिए। और प्रॉपर नाउन होता क्या, किसी इंडिविजुअल का प्रॉपर नाम, किसी एक सिंगल एंटिटी की जब हम नामकरण करते हैं तो उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो प्रॉपर नाउन का मतलब ही होता है कि वो लिसनर को ऑलरेडी नोन है, नाम और उसकी बाकी जानकारी भी है, नाम और उसकी बाकी जानकारी भी है। तो यहाँ पे जो हमको लगाना है वो यही लगाना है कि भाई ये प्रॉपर नाउन से अगर हमने फिक्स कर दिया है तो आर्टिकल 10 से फिक्स करेंगे तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। अगला है, एवरी सिटीजन इज इंटाइटल्ड टू द वोटिंग। जो सारे सिटीजन है वो इंटाइटल्ड है वोटिंग के लिए। जब हम यहाँ पे वोटिंग की बात कर रहे हैं, इसके साथ आर्टिकल दा की बात नहीं करते हैं, इसके साथ आर्टिकल दा की बात नहीं कर रहे हैं। सभी आदमी जो है वोटिंग के जो है इंटाइटल्ड है। जब हम वोटिंग की बात करेंगे तो आप ये कहोगे वोटिंग्स, यहाँ पे वोटिंग का मतलब हो गया चुनाव, और चुनाव यहाँ पे अनकाउंटेबल स्थिति में यूज हो रहा है, और यहाँ पे वोटिंग को डेफिनेट करने की बिल्कुल नीड नहीं है। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ वोटिंग लगाएंगे, ना आर्टिकल ए लगाएंगे और ना आर्टिकल द लगाएंगे, सिर्फ वोटिंग लगाएंगे। यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है कि सारे जो सिटीजन्स है वो चुनाव के लिए इंटाइटल्ड है। तो यहाँ जो चुनाव है ना वो अनकाउंटेबल स्थिति में इस्तेमाल हो रहा है। चुनाव गिनने की बात नहीं हो रही है, उस प्रोसेस की बात हो रही है, ये अनकाउंटेबल है। और जब अनकाउंटेबल तो आर्टिकल ए और एन इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और आर्टिकल द इसलिए नहीं इस्तेमाल करोगे क्योंकि वोटिंग को जनरल सेंस में इस्तेमाल करना है, डेफिनेट सेंस में इस्तेमाल नहीं करना है। अगला है, रघु केम आउट ऑफ द बाथरूम विथ ए टॉवल इन हैंड होता है, इन द हैंड नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया ना, इन हैंड होता है, बाई कार होता है, बाई बस होता है, इन द हैंड नहीं होता है। बॉडी पार्ट के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल, आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये रहे आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो आज के दिन मैंने कवर किए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं इसको सीट को पहले दे देता हूं आपको साथ में, ताकि आप इसे प्रैक्टिस कर लो। मैं इसको एक बार इस पूरी सीट को वापस से जो है ये देखूंगा कि अगर इसमें कोई भी नया आइडिया होगा, कोई भी अगर नया आइडिया होगा तो एक क्लास और ले दूंगा मैं इन पर पूरा, ठीक है ना। अब जैसे लिखा है ही इज वेटिंग, क्वेश्चन नंबर दूसरा जरा ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन इसमें से बताता हूं मैं, एमटीएस का है। ही इज वेटिंग एट एयरपोर्ट टू रिसीव मिस्टर स्मिथ हु इज कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ही इज वेटिंग, वो वेट कर रहा है एयरपोर्ट पे, टू रिसीव मिस्टर स्मिथ। अगर हम इस एयरपोर्ट को फिक्स नहीं करेंगे तो लिसनर को कभी पता नहीं चलेगा। अगर हम इस एयरपोर्ट को फिक्स नहीं करेंगे तो लिसनर को कभी पता नहीं चलेगा किस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ही इज वेटिंग एट द एयरपोर्ट। जब आप लिखोगे एट द एयरपोर्ट, इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि भाई जिस बंदे से बात कर रहे हैं या जो बंदा वेट कर रहा है वो उसको पता है किस एयरपोर्ट पे वेट करना है। अगर आप एयरपोर्ट के पहले, क्योंकि एयरपोर्ट्स भी होता है, तो ये सिंगुलर कॉमन नाउन हो गया, या तो इसके पहले आर्टिकल ए
एन का इस्तेमाल करो या फिर आर्टिकल द का इस्तेमाल करो। तो अगर मैं बोलूँ ही इज वेटिंग एट अ एयरपोर्ट, इसका मतलब हो गया वो किसी एक एयरपोर्ट पे वेट कर रहा है, हमने इन जनरल बोल दिया। यहां पे बोलना क्या है, ही इज वेटिंग एट द एयरपोर्ट टू रिसीव मिस्टर स्मिथ हु इज कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जो मिस्टर स्मिथ और साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए जो है वो एयरपोर्ट पे वेट कर रहा है, मतलब जो वेट कर रहा है उसको पता होना चाहिए कौन सा एयरपोर्ट है। और अगर हम आर्टिकल द नहीं लगाएंगे तो एयरपोर्ट तो ये जनरल हो जाएगा, ये तो फिक्स होएगा ही नहीं, डेफिनेट होएगा ही नहीं। इस वजह से यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द। तो मैं ये दोनों सीट आपको अलग से दे देता हूँ, ये भी दे देता हूँ, वो भी दे देता हूँ, और साथ में ये जो मेरी क्लास में जो 69 क्वेश्चन है वो इसमें एडिट नहीं है, वो मैं ऐड करवाता हूँ, और कल फाइनल आपको 200 क्वेश्चन की सीट दे दूंगा। इसको आज भी अपलोड करा देता हूँ ताकि आप इसे प्रैक्टिस कर दो। फाइनल जो 200 क्वेश्चन की पीडीएफ है वो मैं कल अपलोड करा दूंगा, पूरा एक बार क्वालिटी चेक करके कि हाँ सब कुछ ठीक है या ठीक नहीं है। और अगर मुझे लगेगा कि एक लेक्चर और डिलीवर करने वाली चीज़ है तो एक लेक्चर मैं और डिलीवर कर दूंगा, इसकी एक बार आप प्रैक्टिस कर लो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं समझाना चाहता था वो समझा पाया हूँ। अगर मेरे समझाने में कुछ भी कमी रह गई है या आपको कोई सेक्शन आज की क्लास में नहीं समझ में आया है तो मैं आप सब प्यारे बच्चों से, मेरे दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपकी सारी परेशानी अगले 31 जुलाई तक सॉल्व करना चाहता हूं, स्पेशली इस इंग्लिश के सब्जेक्ट को लेके। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मेरी क्लास से पढ़ा हुआ बच्चा 40 से कम नंबर लेके ना आए और 50 में 50 तो ठोक के आए। ये उसका मिनिमम स्कोर होना चाहिए, क्योंकि वो इसी के बीच में उसका जो स्कोर है वो डिपेंड करना चाहिए। अगर जो आपका स्कोर हो ना वो इसके बीच में ही लाई करना चाहिए, और इसके लिए मुझे आपके साथ अथक प्रयास करना है। और इस अथक प्रयास में आज हम आर्टिकल का चैप्टर लगभग क्लोज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, जरूरत पड़ेगी तो और लेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन हिट कीजिएगा, और कल की मेरी वीडियो का वेट कीजिएगा। मैं 31 जुलाई तक लगातार आपके साथ बना रहूँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, जी लगा के पढ़ाई करते रहिए।